चलिए, तो हम अब तक जो भी पढ़े कल यानी उसका एक अंदाज़ा ले लेते हैं। हम पढ़ रहे थे कि जो फ्रेमवर्क है वो फ्रेमवर्क बेसिकली एक हम लोगों ने देखा था कि एप्लीकेबिलिटी ऑफ फ्रेमवर्क किस किस को आती है। तो हमने देखा था कि सिर्फ 4 चीज़ें हैं जहाँ पे फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होता है: बैलेंस शीट, पी&एल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स। हमने कुछ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस देखे थे कि इसका कोई डिस्क्लोजर नहीं देना, ये अज्यूम्ड है, ये डीम्ड है कि ये है ही। ठीक है, तो इसमें हमने 3 देखा था: गोइंग कंसर्न, प्रूडेंस, कंसिस्टेंसी। गोइंग कंसर्न हम देख रहे थे कि हम फोर्सिएबल फ्यूचर तक बिजनेस कंटिन्यू होगा या नहीं, ऑडिटर को देखना बहुत ज़रूरी है। मैनेजमेंट तो देखता ही है, ऑडिटर को देखना बहुत ज़रूरी है। फोर्सिएबल फ्यूचर हम समझ रहे थे कि 12 महीने की बात हो रही है, फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, वहाँ से 12 महीने। ठीक है, अगर हैम्पर्ड है तो फिर हम सब चीज़ों को रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाते हैं। यहाँ तक पढ़े थे हम। फिर हमने देखा था कि कंसिस्टेंट रहना चाहिए आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज़, यानी कि आप पॉलिसीज़ को बार बार बदल नहीं रहे। और प्रूडेंस, यानी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी तरह का नुकसान होने वाला है तो उसकी अकाउंटिंग इमीडिएटली कर लीजिए। ठीक है, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गेन होने वाला है, एक्सपेक्ट, तो फिर उसकी अकाउंटेशन की ज़रूरत नहीं होती और अक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग होती है। ये सारे के सारे कंसेप्ट। ठीक, हम डेफिनेशंस तक पहुंचे थे, एसेट के डेफिनेशन की बात कर रहे थे। कुछ चीज़ें मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि हम क्या चीज़ को एसेट बोलते हैं। एक, बराबर, प्रोबेबल है कि आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा। हाँ, फिजिकल, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, सही बोल रहे हैं आप, इंटेंजिबल एसेट। मैं यहाँ ऐसे लिख लेता हूँ: फिजिकल सब्सटेंस नॉट नेसेसरी। तीसरा, हम पढ़ रहे थे कि कंट्रोल होना ज़रूरी है। आप कोई पॉइंट बोल रहे थे, मैंने मिस किया तीसरा जब मैंने बोला। कंट्रोल ही बोल रहे थे आप, ठीक है। कंट्रोल होना ज़रूरी है। कंट्रोल के डेफिनेशन को अभी अपन फिलहाल एक्सपांड करेंगे। तो हमने देखा कि कंट्रोल का क्या मतलब है कि वो एसेट को आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं और आप गाइड कर सकते हैं कि एसेट को कैसे यूज़ किया जाए। ठीक है, इसमें एक बात जानना ज़रूरी है: लीगल ओनरशिप में नॉट वेस्ट विद द एंटरप्राइज। हो सकता है कि आप लीगली उस एसेट के ओनर नहीं, हो सकता है। ठीक है, अब ये कहानी आपको किस तरफ लेके जा रही है? एक स्टैंडर्ड आएगा लीजेस, हम बस उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, हम बस उसके ऊपर एक पर्दा डाल के अभी छोड़ देंगे, उसके आगे नहीं। मैं जब कोई एसेट किराए पे लेता हूँ, लेट्स से ये जगह है जो मैंने किराए पे ली, अब इस जगह का कंट्रोल मेरे पास है या नहीं है, आपको क्या लगता है? कैसे बोल सकते हैं कि कंट्रोल आपके पास है? नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ। सपोज कीजिए आप इस जगह के मालिक हैं, मैंने आपसे ये जगह किराए पे ली है। ठीक है, अब मेरे पास कंट्रोल है या आपके पास कंट्रोल? मेन प्राइमरी कंट्रोल आपके पास है, पर मैं बोल सकता हूँ मेरे पास कंट्रोल है। आपको क्यों लगता है कि सुमित साडा के पास कंट्रोल है इस जगह? हाँ नहीं, जो भी लिमिट फिक्स हुई, आपको लिमिट क्या समझ में आ रही है? मतलब अपन वो लिमिट की डिस्कशन कर रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है कि भाई सुमित कंट्रोल एक्सरसाइज कैसे कर रहा है? लेमन बात, इसमें बात कीजिए ना, अपन अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बात ही नहीं करते। आपको क्यों लगता है कि मेरे पास कंट्रोल? किराया भरा है, किराए से तो क्या कंट्रोल आ गया? किराया भरा तो आया क्या? अपन वो मैं अपने हिसाब से यूज कर सकता हूँ, आपका इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं रह सकता इसके अंदर में। ठीक है, हाँ कुछ चीजें आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो, आप बोल सकते हो भैया तुम बेच नहीं सकते इस जगह को, ये अधिकार आपके पास है, पर इस जगह को यूज कैसे करना उसका अधिकार मेरे पास है। अगर मेरे पास कंट्रोल है तो ये मेरा एसेट है। एसेट को आप बैलेंस शीट में एसेट साइड पे दिखाते हो, यानी किराए पे ली हुई चीज को भी एसेट साइड पे दिखाया जा सकता है। सोचने की बात है। मतलब हम दिखाते नहीं, आप बोलोगे सर ये तो कुत्तों की बात हो गई, कहाँ दिखाते हैं ये तो, मतलब हम तो खर्चा दिखाते हैं लीज को। पर अब ये स्टैंडर्ड आपको सोचने लगाएगा कि नहीं, अगर मेरे पास कंट्रोल है तो मैं इसे एसेट क्यों नहीं दिखाऊं। और यही स्टैंडर्ड की शुरुआत है, ये बेसिक पॉइंट है। क्योंकि एसेट का डेफिनेशन फुलफिल हो रहा है, मैं एसेट दिखा सकता हूँ क्या, और अगर दिखाना है तो कैसे दिखाऊं, ये वो स्टैंडर्ड आपको बताएगा लीजेस का। ठीक, तो बस पर्दा डाल के छोड़ दे रहे हैं अपन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कंट्रोल जब हम लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि लीगल ओनरशिप इज नॉट नेसेसरी।
अब आखिरी आता है इसके अंदर में कि कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। ठीक है, मैं इसकी कॉस्ट को मेजर कर सकता हूँ। अब अगर मैं कोई चीज़ को खरीद रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मैं उसका कॉस्ट मेजर कर सकता हूँ। हम बात कर रहे थे कुछ दिनों से ब्रांड के बारे में, गुडविल के बारे में, कि भाई हल्दीराम अगर कोई चीज़ बेच रहा है, कोई स्वीट बेच रहा है तो थोड़ा महंगा बेच रहा है, तो महंगा बेच रहा है तो उसका गुडविल तो है। क्या उस गुडविल की कॉस्ट आप निकाल सकते हैं? हाँ, अगर बेचें तो बात अलग है, कोई खरीदने के लिए क्या भाव देने को तैयार है। बहुत सारे मेथड्स है, अब हर मेथड से तो अलग अलग कॉस्ट निकलेगी, है ना। तो आप प्रिसाइजली बोल सकते हैं, जैसे सपोज करो 4 मेथड है, एक मेथड से कॉस्ट आई 10 करोड़, एक से आई 12 करोड़, एक से आई 15 करोड़, एक से आई 20 करोड़। आप कैसे बोल सकते हैं कि इन चारों में से कौन सा ये सर ये रिलायबली मेजर्ड है? कोई भी नहीं। अब जब मैं कोई चीज़ खरीदता हूँ तो मैंने तो पैसे दिए हैं, मेरे को पता है कि ये सबसे बेस्ट मेजरमेंट है क्योंकि मेरे हाथ से पैसा गया है। अब ऑब्वियस सी बात है वही पैसा मुझे वापस नहीं मिलेगा। पर यहाँ गुडविल तो मैंने खुद जनरेट की, आपके लिए गुडविल की कीमत कुछ और, मेरे लिए उस गुडविल की कीमत कुछ और, किसी और के लिए कुछ और कीमत। तो मेथड से भी अलग 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 वैल्यूएशन निकलेंगे। आपके हिसाब से कोई मेथड बहुत ज़्यादा रिलायबल है, मेरे हिसाब से वो मेथड की जगह कोई और मेथड है जो ज़्यादा रिलायबल है, तो बैठ नहीं रही कहानी। दैट मीन्स कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। अब अगर कॉस्ट कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली तो मैं इसको बैलेंस शीट में दिखाऊं कैसे? तो गुडविल है पर मैं दिखा नहीं सकता। दैट इज द रीजन गुडविल जैसी चीज़ों के लिए बोला जाता है कि नहीं आप इसको एसेट नहीं दिखा सकते। क्यों? कॉस्ट नहीं मेजर करते। तो अगर आप देखिए कोई एक बात जो स्टैंडर्ड के अंदर लिखी गई है, ठीक है, आपने स्टैंडर्ड नहीं भी पढ़ा है, मैं आपको सिर्फ यहाँ पे 4 पॉइंट्स के बेसिस पे अगर बोल दूँ तो हमने यहाँ पे लीजेस के पॉइंट के अंदर में कवर कर दिया कि लीज के हिसाब से एसेट दिखना चाहिए। भले आपने वो स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा, आप बोल सकते हो कि दिख सकता है ना। इनटेंजिबल एसेट को मैं मेरे बुक्स में गुडविल में नहीं दिखा रहा हूँ, भले आपने वो स्टैंडर्ड नहीं पढ़ा, आप तो खैर पहले पढ़ चुके हैं गुडविल को नहीं मेजर कर सकते पार्टनरशिप परफॉर्मेंस वगैरह में। पर अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो तो ये डेफिनेशन के बेसिस पे आप बोल सकते हो हाँ नहीं दिखा सकता सर, मैं उसको मेजर कैसे करूँ। पॉइंट ये है कि स्टैंडर्ड्स में जो भी हम आगे पढ़ेंगे वो सब कुछ आप यहाँ 5 पॉइंट्स के अंदर में कवर करेंगे। ये तो पहला पॉइंट है एसेट। ठीक है, तो आपने ये अगर फ्रेमवर्क अच्छे से पढ़ लिया तो इसका मतलब आगे की स्टैंडर्ड आप नहीं भी पढ़ेंगे, आप सब कुछ आराम से सॉल्व कर सकते हैं वैसी कहानी। ठीक, बढ़े। चलो, तो यहाँ तक हमने सारे के सारे पॉइंट देख लिए। यहाँ पे एफ तक के पॉइंट्स है, मैं आपको पढ़वा देता हूँ। एफ तक काम का नहीं रहता है। पहला उन्होंने आपको क्या बोला कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एक्सपेक्टेड है एसेट से, तो एसेट दिखाएंगे। अब उसमें पहला ए पॉइंट से शुरू हुआ, फिजिकल सब्सटेंस होना जरूरी नहीं है, ये हमने लिखा। कंट्रोल होना जरूरी है, ये हमने लिखा। अगर कंट्रोल नहीं है तो आप उसको एसेट को नहीं दिखा सकते, तो बी और सी सेम पॉइंट बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रोबेबल है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, ये हमने सबसे पहला पॉइंट यही लिखा। फिर उन्होंने बोला कि कॉस्ट मेजर्ड हो पानी चाहिए रिलायबली, ये हमने लिखा। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट अगर एक्सपेक्टेड नहीं है करंट अकाउंटिंग ईयर के बियॉन्ड, वो ऑब्वियस बात है एक फाइनेंशियल ईयर की बात हुई, एक फाइनेंशियल ईयर के बियॉन्ड अगर एक्सपेक्टेड नहीं है तो उसको एसेट मत दिखाओ, एक्सपेंस दिखाएंगे, वैसी वाली कहानी होगी। ठीक, तो बस ये सारे के यानी ये तो वहाँ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट में ही कवर हो गए, तो यहाँ भले एफ तक लिखा है, अपने लिए 4 ही पॉइंट था। चलिए हम अगले पॉइंट पे जाते हैं विच इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब आज मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है, एंटरप्राइज के ऊपर आज ऑब्लिगेशन है कि इसको पे करना पड़ेगा। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट, फ्यूचर इवेंट्स के बेसिस पे बात नहीं हो रही, पास्ट इवेंट्स के बेसिस पे कि पास्ट में हमने ऐसा कुछ किया जिसके कारण अब हमको ये पैसे भरने पड़ेंगे। सैलरी आउटस्टैंडिंग हो सकती है, मार्च एंड तक के एम्प्लॉय काम किया, मैं उसे सैलरी अप्रैल में दूंगा, मेरी तो बैलेंस शीट एंड होगी। अब ये पैसा मुझे देना है, क्यों देना है? पास्ट में उसने मेरे को सर्विस दिया था, तो इसीलिए मैं उसे अपने बुक्स में क्या दिखा रहा हूँ, ठीक, समझ में आया। प्रेजेंटली मेरा ऑब्लिगेशन हो गया है क्योंकि पास्ट में उसने मेरे को सर्विस दी। रेंट आउटस्टैंडिंग हो सकता है, लाइबिलिटीज के अंदर में आपने बैंक से लोन लिया, पास्ट इवेंट, तो अब मेरे को रीपे तो करना ही पड़ेगा, मेरे ऊपर ऑब्लिगेशन है रीपे करने का, इसलिए वो मेरे बुक्स के अंदर में दिख रहा है। ठीक है, कोई और लाइबिलिटी आपके दिमाग में आ रही हो तो अपन डिस्कस करते हैं। कौन सा? वाइफ लोन क्या होता है? अच्छा अच्छा, हाँ नहीं खैर वो तो सारे के सारे लोन हो गए ना, मैंने लोन लिया वो बैंक से लिया हो, वाइफ से लिया हो, रिलेटिव से लिया हो, सारे के सारे। एक डिस्कस करते हैं। हम ना आगे जाके पढ़ेंगे कि जैसे अगर आपने कोई फैक्ट्री स्टार्ट की है, लेट्स से अपन एक न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करते हैं, ठीक है।
कुछ इस तरह का दिखता है न्यूक्लियर रिएक्टर। आपने एक न्यूक्लियर रिएक्टर बनाया इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन वगैरह, तो इसके अंदर में ना कुछ प्लेट्स यूज़ होते हैं जो कि हाईली रेडिएटिव होते हैं, यूरेनियम, ठीक है। अब ये हाईली रेडिएटिव है, एक बार आपने न्यूक्लियर रिएक्टर बना दिया तो ये नहीं तो भी आपको 30 to 40 ईयर्स तक के सर्विस प्रोवाइड करता है। वंस इट इज़ डन, ये जो प्लेट है ये तो बहुत रेडिएटिव है, अगर आपने इसको ऐसे ही बाहर कचरे में फेंक दिया तो ये इसके रेडिएशन से लोगों को कैंसर हो सकता है, किसी भी तरह की बीमारी हो सकती है, बराबर है, ये बहुत हार्मफुल है। तो इसको कहीं ना कहीं आपको डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। जनरली इसको डिस्पोज करने के दो तरीके होते हैं। ज़मीन को बहुत ज़्यादा खोदा जाता है, बहुत ही डीप फिट, यानी आप ये समझ लीजिए मैं नीचे जा रहा हूँ तो मैं 30-40 फीट की बात कर रहा हूँ, अब वहाँ से तो इंडिया में तो पानी निकल जाएगा, ठीक है। तो आप उतना नीचे डाल देंगे, या फिर आप ओशन बेड के नीचे, यानी ओशन में जाएंगे, ओशन बेड के नीचे जाके इनको डिपॉजिट करेंगे। अब ओशन बेड के नीचे जाना यानी कितना बड़ा कॉस्ट होगा, बराबर। ये कॉस्ट लगने वाला कब है? 40 साल के बाद लगने वाला है ये कॉस्ट, ठीक है। आप इसे बोल तो रहे हो डिस्पोजल कॉस्ट, पर लगेगा कब? 40 ईयर लेटर। प्रोविजन क्यों बनाना चाहिए? मेरा पहली बात ये है, पास्ट, नहीं 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 नहीं, अपन डेफिनेशन के हिसाब से चल रहे हैं। डेफिनेशन क्या बोलता है? आपने पास्ट में कुछ किया जिसके कारण आज आपका ऑब्लिगेशन हो गया, कैसे निकालेंगे वो तो अलग कहानी है। इसमें पास्ट इवेंट क्या है? ऐसा क्या कि आपने बोला नहीं सर अकाउंटिंग तो करना पड़ेगा, तो कुछ पास्ट इवेंट रहा होगा मशीन ने, हाँ उसने सर्विस यूज कर लिया, तो टू दैट एक्सटेंट जितना उसने यूज किया, पूरा नहीं, टू दैट एक्सटेंट जितना उसने यूज किया, इतना तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन बन गया। पर ऑब्लिगेशन भी तो आज नहीं है, 40 साल बाद है। यूज पूरे के पूरे 40 सालों में हुआ, ऑब्लिगेशन आज कैसे बन रहा है इसके? आज का जितना है उतना आज ऑब्लिगेशन। हाँ, अब देखिए इंग्लिश के ना ये दो वर्ड्स में बड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है, एक ऑब्लिगेशन और एक ड्यू। ड्यू नॉट ड्यू, ऑब्लिगेशन आज है, ड्यू आज नहीं है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल हम लोग रिलायंस की बैलेंस शीट देख रहे थे, तो रिलायंस की बैलेंस शीट के अंदर हमने देखा था कुछ थे जो इमीडिएट ड्यू नहीं है, और फिर उसके बाद में एक टाइम चार्ट चल रहा था कि भाई इतने महीने में पैसे देना है, इतने महीने में देना है या लेना है, और लेना भी है तो ये फिलहाल ड्यू नहीं है, वो ड्यू नहीं है पर वो ऑब्लिगेशन बन चुके हैं। हम उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई ये भी वैसा ही है कि भाई अभी मेरे ऊपर ड्यू नहीं हुआ है पर ऑब्लिगेशन मेरा बन चुका है। तो ये दो अलग अलग वर्ड्स होते हैं, हम बस ये समझने की कोशिश करें। सो देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? लायबिलिटी बोलेंगे। तो क्या होना चाहिए? पहला प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, पास्ट इवेंट के कारण होना चाहिए, रिकॉग्नाइज व्हेन outflow of economic resources for settlement of present obligation can be anticipated and value can be measured। यहाँ पे भी वो कॉस्ट मेजरमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, लिख लेता हूँ मैं। तो जब हम लायबिलिटी की बात करते हैं तो एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होना चाहिए, बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट्स, इसका भी कॉस्ट मेजरेबल होना चाहिए। अब जब हम इसका कॉस्ट मेजर करेंगे ना, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कॉस्ट कंसेप्ट रहेगा, इसमें प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट भी आ सकता है, जो आपने कंपाउंडिंग पढ़ा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके उल्टे कंसेप्ट को डिस्काउंटिंग इंटरेस्ट बोलते हैं। तो हम यहाँ पे डिस्काउंटिंग की बात करें, मैथ्स में शायद पढ़ा होगा आपने डिस्काउंटिंग, हाँ आपको अकाउंट्स में है डिस्काउंटिंग? नहीं नहीं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट का उल्टा डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट होता है प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट। प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना, बस 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 हम उसी की बात कर रहे हैं, वो भी टेक्निक इसके अंदर में आ सकती है, बराबर, ठीक है। Certain provisions for doubtful debt depreciation represents diminution in the value of the asset. These provisions should not be considered as liability। ये किसकी बात कर रहा है? Accumulated depreciation। तो मैं इसको as point नहीं लिख रहा हूँ। क्या होता है, हम एसेट को डिप्रिशिएट करते हैं और अपना बुक्स के अंदर ही उसको माइनस करते हुए दिखाते हैं, फिक्स एसेट लेस अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन नेट एसेट। ये अक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन को बोल रहा है, तुम इसको लायबिलिटी मत बोलो, ये लायबिलिटी नहीं है क्योंकि ये ऑब्लिगेशन नहीं हुआ हमारे ऊपर, ठीक है। नहीं एक्सपेंस नहीं हुआ, मैं समझाता हूँ आपको। नहीं, किसी में भी नहीं आएगा। जब आप फिक्स एसेट लिखते हैं तो आप लिख रहे हैं 10 करोड़, आप यहाँ पे माइनस करते हुए दिखाते हो, लेट्स से 2 करोड़ रुपीस, तो देखा जाए तो ये सिर्फ एक बैलेंसिंग फिगर है, उससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं,
तो आप एसेट में माइनस होते हुए दिखा रहे हैं, तो फिलहाल ये किसी भी क्लासिफिकेशन में, क्योंकि एक तरह से आपकी बात सही है कि एक्सपेंस है, तो आपके पीएल में तो आप दिखाते ही हो एक्सपेंस साइड में, पर बैलेंस शीट में क्यों दिखा रहे हो, हम सवाल उस एंगल से, पीएल में आप दिखा रहे हैं, आप एकदम सही बता रहे हैं कि सर एक्सपेंस तो है ना। हाँ, अब फंडा ये होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का लॉजिक ये होता है कि मुझे ये एसेट कुछ साल बाद वापस खरीदना पड़ेगा, सो आई नीड ए रिजर्व, उतना पैसे का रिजर्व मेरे को बनाना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा मैं पीएल में डाल डाल के एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके मैं बनाते जा रहा हूँ। पर ज़रूरी नहीं है कि जब वो एसेट की लाइफ खत्म हो जाएगी मैं वापस खरीदूंगा, जब तक मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर लूँ मैं खरीदने का ऑब्लिगेशन मेरे ऊपर नहीं है, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं है, बिकॉज वो ऑब्लिगेशन वर्ड सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसीलिए हम इसे लाइबिलिटी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम लोग पढ़ के देखते हैं। ए हैज़ एंटर्ड इनटू बाइंडिंग एग्रीमेंट विद बी टू बाय अ कस्टम मेड मशीन फॉर ₹40,000, ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो अभी आपके लिए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हुआ या नहीं हुआ, हो गया। पास्ट इवेंट क्या था इसमें, कॉन्ट्रैक्ट आपने एंटर किया पास में, इसीलिए बहुत बढ़िया। एट द एंड ऑफ ईयर 1-2 बिफोर डिलीवरी ऑफ मशीन ए लिमिटेड हैड टू चेंज द मेथड ऑफ प्रोडक्शन, जिस तरह से आप प्रोडक्शन कर रहे थे आपको मेथड ही बदल देना पड़ा, ठीक है। द न्यू मेथड विल नॉट रिक्वायर द मशीन ऑर्डर्ड एंड इट विल बी स्क्रैप्ड आफ्टर डिलीवरी, तो डिलीवरी के बाद अब ये मशीन कुछ काम होगी ही नहीं, बाइंडिंग एग्रीमेंट है इसलिए खरीदना पड़ेगा। द एक्सपेक्टेड स्क्रैप वैल्यू इज निल, ठीक है। A liability is recognized when outflow of economic resources in settlement, वो तो ठीक है, आपने इनिशियली लाइबिलिटी दिखा दी होगी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के लिए कि 40,000 रुपीज़ है, अब आपने लाइबिलिटी दिखाई तो ये तो क्रेडिट साइड हो गया, जर्नल एंट्री एंगल से बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, 1-2 की बात नहीं करते। पहली लाइन भी मैंने 40,000 का कस्टम मेड मशीन के लिए ऑर्डर दे दिया, अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, मेरा ऑब्लिगेशन हो गया, मैंने उस मशीन को मेरे बुक्स के अंदर में लाइबिलिटी दिखा दी, एसेट क्या दिखाया, लाइबिलिटी तो आ गई 40,000, एसेट साइड पे भी कुछ दिखाना पड़ रहा होगा, क्या लगता है आपको क्या दिखाया होगा। चलो ठीक है, अब इसको जब पढ़ रहे हैं ना तो इसको दो एंगल से पढ़ना पड़ेगा। पहला, सपोज कीजिए अपन एक ये अभी अभी में एक कार आई थी, कौन सी, मारुति की एक कार अभी अभी लॉन्च हुई, मैं नाम भूल रहा हूँ, उसकी 6 महीने की वेटिंग है, ठीक है, अभी चल रहा है 6 महीने की वेटिंग। अब आपने जाके ऑर्डर दे दिया, आपने ऑर्डर दिया और आपने कुछ बुकिंग अमाउंट पे किया होगा, लेट्स से 2,000 रुपीज़, नॉमिनल अमाउंट की बात करते हैं, लाख रुपए 10 लाख रुपए की कार है, अपन से 2,000, आपने 2,000 रुपये दे दिया और बुकिंग कर ली, बुकिंग कर ली मतलब अब वैसे देखा जाए तो कार एक ऐसी चीज़ है आप अपनी बुकिंग कभी भी कैंसिल कर सकते हो, पर अगर नॉन कैंसिलेबल बुकिंग है, मान लेते हैं कि नॉन कैंसिलेबल बुकिंग है, तो क्या मैं मेरे बुक्स में पूरी की पूरी 10 लाख रुपए जो कार के मेरे को देना है आज ही लाइबिलिटी दिखा दूंगा क्या, जिस दिन मैंने बुक किया, फायदे से नहीं, क्यों नहीं, पर पास्ट इवेंट तो हो गया, आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अपन पहले लाइन में वही तो बात कर रहे थे, भैया कस्टम मेड मशीन का मैंने बुकिंग दे दिया तो मेरी लाइबिलिटी तो बन गई 40,000 रुपीज़। देखिए कभी भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट टू वे होता है, एक मैंने मेरी तरफ से ऑब्लिगेशन कर दिया, उसने काम शुरू कर दिया, ये टू वे रहना चाहिए। यहाँ पे भी मशीन की वही बात हो रही है, भी मैंने तेरे को ऑर्डर दे दिया, तूने काम शुरू कर दिया, क्या बाइंडिंग तो है, अब मैं बैकआउट नहीं कर सकता, तुमने काम नहीं शुरू किया, मैं तुमको बोल दूं अरे भैया काम शुरू नहीं किया, कैंसिल कर दे कॉन्ट्रैक्ट, नहीं हो सकता क्योंकि लिखा है बाइंडिंग एग्रीमेंट, वो बोल देगा मैंने भली काम शुरू नहीं किया, मशीन तो अब मैं बनाऊंगा तुम्हारे लिए क्योंकि तुमने बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन कर, पर आज मैं उसको अपनी बुक्स में लाइबिलिटी नहीं दिखा रहा, क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि अभी उसने भी काम शुरू नहीं किया। पर जैसे ही हम सेकेंड स्टेप पे आते हैं कि अब मेरे को पता है, क्योंकि अब एसेट तो है ही नहीं ना, एसेट आया ही नहीं, कोई चीज़ का कंट्रोल ही नहीं आया, तो एसेट नहीं दिखा सकता, एसेट नहीं दिखा सकता तो अभी मैं क्या लाइबिलिटी दिखाऊँ उससे, तो मैचिंग कंसेप्ट आप इसी को बोलते हैं कि दोनों चीज़ होना चाहिए। अब मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूँ, अब मेरे को ये तो पता चल गया ये मशीन मेरे कुछ काम की नहीं है, 1-2 में मेरे को पता चल गया भली उसने काम शुरू नहीं किया, ये मशीन आएगी मुझे पैसा देना पड़ेगा और इस मशीन का मेरे को कोई फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं, का मतलब क्या, अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं है और पैसा देना ही पड़ेगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये तो पूरा लॉस है। और हम फॉलो करते हैं एक कंसेप्ट प्रूडेंस, हमने पढ़ा था 3 फंडामेंटल अजम्पशन है जिसमें पहला है प्रूडेंस, तो प्रूडेंस के हिसाब से लॉस आपको लग रहा है एंटिसिपेटेड है तो इमीडिएट बुक करो, ये वहां पे आ गई कहानी। तो 1-2 का जो ईयर है जब मेरे को पता चल गया कि अब मेरे को ये पैसे तो देने ही पड़ेंगे, उस दिन मैं क्या करूंगा, मैं सीधा सीधा लॉस बुक कर दूंगा, लॉस ऑन चेंज ऑफ प्रोडक्शन
40,000 टू पी लिमिटेड। भले अब उसने काम शुरू नहीं किया, कुछ नहीं किया, तो ये इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको समझाने की कोशिश किया है, वो फिर पीएल में ट्रांसफर। बढ़े आगे। तो ये लाइबिलिटी का डेफिनेशन था। अभी इसके साथ में थोड़ा बहुत एक्सपेंस और लॉस की भी बात हुई थी, पर चलो आगे बढ़ते हैं। इक्विटी, इक्विटी में हमेशा बोलता हूँ एक ही शब्द ध्यान में रखो, रेसिडुअल इंटरेस्ट। जो बच गया वो जिसको मिलेगा, यानी कि कोई बाइंडिंग एग्रीमेंट ही नहीं है। सिर्फ दो चीज़ें हैं, ऐसा भी नहीं कि प्रॉफिट हुआ तो तुमको प्रॉफिट का एक हिस्सा मिलेगा, ये भी नहीं बोल रहा। कल जाके कंपनी बंद हो गई तो सारे एसेट बिकेंगे, लाइबिलिटीज जितनी भी है पहले सेटल होंगी, और उसके बाद कुछ बच गया वो जिसको मिलेगा वो इक्विटी। ठीक है, इसके अलावा इक्विटी के अंदर और कुछ नहीं आता, सिर्फ रेसिडुअल इंटरेस्ट। वो भी ऐसा रेसिडुअल इंटरेस्ट जो वो डिमांड भी नहीं कर सकता। डिमांड कब मैनेजमेंट ने बोल दिया कि हाँ हम डिविडेंड देंगे, तो वो डिमांड कर सकता है कि भाई जितना सबको मिला उतना ही मेरे को मिलना चाहिए, पर अदरवाइज उनको डिमांड करवाने लगाना कि नहीं तुमको देना ही पड़ेगा, तुम ये भी नहीं कर सकते। तो ये हो गया रेसिडुअल इंटरेस्ट। तो ये ऐसे ओनर होते हैं जिनके पास कंपनी का ना कोई कंट्रोल होता है ना कुछ होता है, पर ठीक है उनको अपनी बैलेंस शीट में कुछ दिखाना नहीं है, इसलिए डिमांड। ठीक, तो जब भी हम इक्विटी के बारे में लिखेंगे हम सिर्फ इतना लिख के छोड़ देंगे कि दिस इज नथिंग बट रेसिडुअल इंटरेस्ट। अब आज की डेट में आप बहुत छोटा सा डेफिनेशन पढ़ के छोड़ देते हो, पर सीए फाइनल में जब आप इक्विटी पढ़ने बैठोगे तो ना वाइड डेफिनेशन रहेगा, कम से कम 2 से 3 लेक्चर आपको सिर्फ इक्विटी पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए। क्योंकि कुछ ऐसी लाइबिलिटीज रहेगी, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है ना, अभी बस सिर्फ डिस्कस कर दे रहे हैं, आपके कोर्स में भी नहीं है। आपकी कंपनी है, आपके पापा ने कंपनी को लोन दिया, क्योंकि आपकी कंपनी है पापा इंटरेस्ट नहीं मांगेंगे, तो 0% इंटरेस्ट है। पर कायदे से एक रेगुलर मार्केट की अगर हम बात करें तो ऐसा कभी होता है क्या 0% इंटरेस्ट अपने को मिल सकता है? ओनली थ्रू रिलेटेड पार्टीज, अदरवाइज मिल ही नहीं सकता। रिलेटेड पार्टी में उनका भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो होगा कि हाँ यार चल मैं दे देता हूँ क्योंकि मेरा बेटा कर रहा है। क्यों वो इस तरह से देंगे? वो सोशल सर्विस में देंगे क्या? सपोज करो वो एक्सपेक्ट करे कि आपकी कंपनी तो चलने ही नहीं वाली, फिर भी दे देंगे क्या पैसे? नहीं देंगे। वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करे नहीं कंपनी मुनाफा तो कमाएगी। अब मुनाफा मेरे पास आए चाहे मेरे बेटे के पास आए, पर मुनाफा होगा तभी वो दे रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं ही इज पार्टिसिपेटिंग इन रेसिडुअल इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। डेफिनेशन से तो ये बोलो देखो उनको कुछ मिलने वाला नहीं है एंड में, हाँ, पर कंपनी बंद हो जाए तो रेसिडुअल इंटरेस्ट के अंदर में कहीं ना कहीं उनकी फैमिली की हिस्सेदारी आ जा रही है। उनको मिले आपको मिले, कंपनी से सेपरेट कर दें तो आप दोनों सेम है। ठीक है, तो वो जो रेसिडुअल इंटरेस्ट है वो उसके लिए पैसा दे रहे हैं, यानी इक्विटी तो है। अब आपने तो लोन दिया 10 लाख रुपए का, 10 लाख को लाइबिलिटी दिखाऊं या 10 लाख को इक्विटी दिखाऊं, ये सोचने वाली बात है। अब ये स्प्लिट होगा, ये फाइनल में आप इसको स्प्लिट करेंगे, 10 लाख में से कुछ लाइबिलिटी में जाएगा कुछ इक्विटी में जाएगा, ये चीज़ें आएगी जब आप फाइनल में। तो ठीक है, इक्विटी का डेफिनेशन बहुत डिटेल में जाता है, अभी इतना प्रॉब्लमेटिक इशू नहीं है। अब हम आते हैं इनकम पे। इनकम का एक सिंपल डेफिनेशन है, इनकम वो चीज़ होती है जो या तो एसेट को बढ़ाती है, वो तो ठीक है, नहीं इनकम का सिर्फ डेफिनेशन पढ़ रहा है, क्या बिजनेस एक्टिविटी से हो रहा है क्या हो रहा है वो सब नहीं। अब वो हो गया रेवेन्यू और इनकम का स्प्लिट, जो आप बोल रहे हो कि रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी है या इरेगुलर है। इनकम क्या होता है? वो चीज़ जो या तो एसेट को बढ़ाती है या लाइबिलिटी को कम करती है। अगर शेयर होल्डर जो है यानी कंपनी का मालिक, उससे कुछ इनफ्लो आ रहा है वो इनकम नहीं है, उससे कुछ आ रहा है तो वो इनकम नहीं है, उसके अलावा सारी की सारी चीज़ें इनकम। और वो चीज़ जो एसेट को बढ़ाएगी या लाइबिलिटी को कम करेगी वो इनकम है, बस इतना सा डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं। ठीक है ना, रेगुलर बिजनेस एक्टिविटी वगैरह कुछ नहीं। इंक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग अकाउंटिंग पीरियड, अच्छा इसी समय होना चाहिए इस अकाउंटिंग पीरियड में अक्रूवल कंसेप्ट के बेसिस। ठीक है, एनहांसमेंट ऑफ एसेट और डिक्रीज इन लाइबिलिटी दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी। अब क्योंकि एसेट बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली बात है इक्विटी बढ़ेगी। ठीक है, अदर देन दोज रिलेटिंग टू कंट्रीब्यूशन फ्रॉम इक्विटी पार्टिसिपेंट, इक्विटी पार्टिसिपेंट ने कुछ कंट्रीब्यूट किया है, कैपिटल इन्फ्यूज किया है, वो छोड़ दो, उसके अलावा कोई भी चीज। ठीक, तो इनकम क्या है? समथिंग दैट इंक्रीजेस एसेट और decreases liability, that is increases equity other than from equity participant as contribution,
ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। आपका बिजनेस है लेट्स से कंप्यूटर सेल करना। आपके बुक्स के अंदर में कंप्यूटर एक इन्वेंट्री के अंदर में दिख रहा है लेट्स से 10,000 रुपीज़ का। ठीक है, एक बैलेंस शीट बना देते हैं। यहाँ पे शेयर कैपिटल रिजर्व्स है, यहाँ पे मैं शेयर कैपिटल वर्ड नहीं यूज़ करता हूँ, इक्विटी यूज़ करता हूँ। इक्विटी में क्या दिख रहा है, लेट्स से 10,000, या इक्विटी में अभी अपन से 5,000 लिख देते हैं। लाइबिलिटी दिखा देते हैं 5,000 और यहाँ इन्वेंट्री दिखा देते हैं 10,000। अब क्या आप इसको 10,000 में ही सेल करोगे क्या? नहीं। एक अंदाजा ले लेते हैं, आपने 12,000 में सेल कर दिया। अब हुआ क्या, आपका एसेट कम हो गया, ठीक है, पर दूसरी तरफ दूसरा एसेट बढ़ भी तो गया। लेट्स से डेटर 12,000, इंक्रीज इन एसेट। अब दूसरी तरफ डिक्रीज इन लायबिलिटी भी होना चाहिए। और है, वैसे एंड नहीं लिखा है, और लिखा है यहाँ पे, और है, एंड नहीं है, ठीक है। पर क्योंकि जर्नल एंट्री डबल होती है कभी भी, तो इसका दूसरा इम्पैक्ट, एक नेट इम्पैक्ट देखना तो जरूरी है। अब लायबिलिटी तो मेरी कुछ कम नहीं हुई, डेटर ही बढ़े हैं, पर मुझे पता है मेरे को 2,000 रुपए का मुनाफा हो गया। बैलेंस शीट टैली करने के लिए आप वो 2,000 को कहाँ डाल रहे हो, प्रॉफिट्स में डाल रहे हो, बराबर। सेल बुक हुआ 12,000, परचेज बुक हुआ 10,000, नेट आपका नेट प्रॉफिट 2,000, 2,000 का प्रॉफिट गया रिजर्व्स में। दैट लीड्स टू इंक्रीज इन इक्विटी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन पूरा सेटिस्फाई हो गया। ये 12,000 हो गया, ये 7,000 और 5,000 मिला के 12,000, बैलेंस शीट टैली। ठीक है, इंक्रीज इन एसेट दैट लेड टू इंक्रीज इन इक्विटी, बराबर। चलो, ये पहला एग्जांपल क्लियर है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मेरे बुक्स में इक्विटी है 5,000, लायबिलिटी है 5,000, कैश है 10,000। मैंने इसको बोला कि भाई मेरे को जो तेरे को पैसे देने हैं मैं पूरे नहीं दे सकता, 4,500 ही पे करो। मान लो सेटलमेंट हो गया, उसको पैसे की अर्जेंट ज़रूरत थी, कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का था, उसने बोला नहीं अर्जेंट पैसे चाहिए। मैं बोला अर्जेंट चाहिए तो पूरे नहीं दूंगा, कम दूंगा। अब बार्गेनिंग पावर आ गई आपके हाथ में, आपने बार्गेन करके 4,500 में सेटलमेंट। ठीक, डिक्रीज इन एसेट 4,500, डिक्रीज इन एसेट हो गया, मतलब अब आप बोलोगे इनकम नहीं है, पर चलो दूसरा साइड भी देख लेते हैं। डिक्रीज इन लायबिलिटी 4,500, बहुत बढ़िया, पर ये तो पूरा ही जीरो हो गया। अब ये साइड जो मेरा ये 5,500, जो 500 है वो आपका फायदा है या नुकसान, जो डिफरेंस फायदा, ये फायदा कहाँ गया? डिस्काउंट ऑन डेटर्स कहाँ पे अकाउंट किया, क्रेडिटर्स, सॉरी, हाँ कहाँ पे अकाउंट किया, प्रॉफिट, मतलब हाँ इक्विटी यानी प्रॉफिट, ये पीएनएल में गया, यानी आपकी इक्विटी 500 से बढ़ गई। अब मैं ये साइड नहीं देख रहा हूँ, ये साइड से तो डिक्रीज दिख रहा है मेरे को, पर मैं ये साइड से जब देखता हूँ तो मेरे को बोलता है हाँ डिक्रीज हो रही है लायबिलिटी, दैट हैज लेड टू इंक्रीज इन इक्विटी। ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसको भी मैं इनकम बोलूंगा, तो ये 500 भी आपकी इनकम होगी, बराबर, समझ गए। तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि ये जो इन्वेंट्री थी, या आपने 12,000 में आपके इक्विटी पार्टिसिपेंट को ही बेचा। इक्विटी पार्टिसिपेंट यानी जैसे कंपनी में सपोज करो 2 मालिक है, आप और मैं, कंपनी के अंदर लैपटॉप पड़ा है 10,000 रुपए का, आपने मुझे 12,000 में लैपटॉप भी दिया, मैं भी तो इक्विटी पार्टिसिपेंट हूँ। ये जो 5,000 की इक्विटी दिख रही है इसमें 2,500 आपके, 2,500 मेरे डाले हुए, तो मैं कंपनी को 12,000 दे रहा हूँ। मैं इक्विटी पार्टिसिपेंट बोलते हैं, वहां क्या लिखा था, एनीथिंग अदर देन फ्रॉम इक्विटी पार्टिसिपेंट। अब मैं तो इक्विटी पार्टिसिपेंट हूँ, मेरे पास है एज कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ कंपनी की इक्विटी में? ये जो मैंने पैसे दिए 12,000 रुपए, क्या मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ कंपनी की इक्विटी? नहीं, मैं एज कस्टमर एक्ट कर रहा हूँ। तो जरूरी नहीं है कि इक्विटी पार्टिसिपेंट से आने वाला हर एक पैसा कैपिटल कंट्रीब्यूशन ही होता है, कभी कभी वो एज कस्टमर भी पैसा हो सकता है, कभी कभी एज सप्लायर भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस भी ध्यान में रखना है कि इक्विटी पार्टिसिपेंट एज कस्टमर है तो वो मत मान लेना कि नहीं सर ये इनकम नहीं हो सकती, वो भी इनकम है। ठीक, तो ये हुई हमारी इनकम की डेफिनेशन, समझ गए इनकम की डेफिनेशन। आई थिंक इनकम के बाद, एक्सपेंस के बाद इन्होंने कॉमन एग्जाम्पल नहीं, इन्होंने इनकम के बाद ही एग्जाम्पल दिया है, तो देख लेते हैं एग्जाम्पल। सपोज इन द बिगिनिंग ऑफ अकाउंटिंग ईयर aggregate value of assets and liabilities of the equity trader are 5 lakh, 2 lakh, 3 lakh respective। तो ये दिया हुआ है एसेट 5 लाख, लाइबिलिटी
2 लाख, इक्विटी 3 लाख, ठीक है। ऑल्सो सपोज दैट द ट्रेडर हैज फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर, तो कुछ कैपिटल इंट्रोडक्शन वगैरह दिया हुआ है। बैलेंस शीट ऑफ द ट्रेडर इज गिवन बिलो। सपोज द ट्रेडर इज फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, ये डायरेक्ट इन्होंने एग्जांपल को कंप्लीट ही कर दिया। तो अब ये आया इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 20,000, क्या ये इनकम है? नहीं, मैं यहाँ 20,000 ऐड कर दे रहा हूँ, यहाँ 20,000 ऐड कर दे रहा हूँ, तो दिख तो रहा है कि एसेट इंक्रीज हो रहा है, इक्विटी उसके कारण इंक्रीज हो रही है, बट दिस इज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, ये आपके जो एक्सेप्शनल पॉइंट है उसमें आ गया। अर्नड इनकम ऑफ 8,000, क्या ये इनकम है? हाँ, यहाँ पे 8,000 ऐड हो गया, यहाँ पे 8,000 ऐड हो गया, ठीक है। A liability of 31,000 is settled by payment of 30,000 rupees, क्या ये इनकम है? कितनी? 1,000 रुपये। मैं लाइबिलिटी को यहाँ पे कम कर रहा हूँ 31 से, मैं एसेट को कम कर रहा हूँ 30 से, दिस हैज लेड टू इक्विटी इंक्रीज बाय 1,000, ठीक है। ये इन्होंने यहाँ पे दिखाया है आपको। 5 लाख माइनस 2 लाख इक्वल टू 3 लाख, नॉर्मल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। 520 माइनस 2 इक्वल टू 320, स्टेप वाइज। फिर आपकी इनकम 8,000 से बढ़ी, 5,28,000 माइनस 2,328 होगी। फाइनली आपने सेटलमेंट किया, 30,000 पे किया, तो 30 माइनस कर दिया 4.98, यहाँ 31 माइनस हुआ 1.69 इज इक्वल टू 3.29। सो एनीथिंग दैट इज इंक्रीजिंग योर इक्विटी इज इनकम एक्सेप्ट एज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक, बस ये ध्यान में रखें। ये डेफिनेशन को ध्यान में रखते हुए इनकम की, यही डेफिनेशन। अगर मैं आपको बोलूँ एक्सपेंस का डेफिनेशन अपने को चाहिए, क्या आप फ्रेम कर पाएंगे? एनीथिंग दैट लीड्स टू रिडक्शन इन एसेट, वेरी गुड, और इंक्रीज इन लायबिलिटी। भाई एक्सपेंस तो लायबिलिटी बढ़ाता ही है, लॉजिकल बात हो रही है। नहीं देखिए, फायदे नुकसान की बात मत कीजिए, वो एसेट लायबिलिटी है, वो जाने दीजिए। अभी सिर्फ एक्सपेंस से देखो, एक्सपेंस क्या है? या तो मेरा एसेट कम हो जाए, या तो लायबिलिटी बढ़ जाए। क्यों लायबिलिटी बढ़ना चाहिए? सैलरी मैंने पे नहीं किया, आउटस्टैंडिंग तो हो गई, तो लायबिलिटी तो बढ़ेगी ना। पॉइंट समझा? कंटिन्यू कीजिए। नहीं, वो दैट इज रिडक्शन इन इक्विटी। एक्सपेंस क्या है? जो या तो एसेट को कम करे या लायबिलिटी को बढ़ाए, दैट लीड्स टू रिडक्शन इन इक्विटी, ठीक है। अदर देन कैपिटल विड्रॉवल फ्रॉम इक्विटी पार्टी, कंट्रीब्यूट करेगा तो लायबिलिटी का सवाल है, एक्सपेंस का सवाल ही नहीं होगा। विड्रॉवल तो डिविडेंड की बात हो रही है यहाँ पे। चलो, हाँ, पांचवा एक्सपेंस, एनीथिंग दैट रिड्यूसेस एसेट और इंक्रीजेस लायबिलिटी। सैलरी आपने कैश में पे की, कैश कम हो गया, रिडक्शन इन एसेट, दैट इज रिडक्शन इन इक्विटी other than capital withdrawal from equity participant। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं ना, इस तरह का चार्ट आपको बनाने के लिए आ सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, उन्होंने बोला नेट डिफरेंस करके बताओ इनमें से क्या इनकम रहेगा और क्या नहीं रहेगा। डिक्रीज इन इकोनॉमिक बेनिफिट ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर दैट लीड्स टू आउटफ्लो और डिप्लीशन इन एसेट और incurrence of liability result in decrease in equity other than relating to distribution to equity participant, ठीक है। डिविडेंड एक होता है जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। चलो, अब इन्होंने आपको वही वाला एग्जांपल दिया, पहले वाला 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख। वेजेस पे किया आपने 2,000, तो 2,000 पे किया तो आपका एसेट 2,000 रुपए से कम हो गया। अच्छा, ये कंटिन्यू कर रहा है यहाँ पे, यहाँ से कंटिन्यू कर रहा है। तो आपने 2,000 रुपए के वेजेस पे कर दिए, पेड, तो 2,000 रुपए से एसेट कम हो गया 4.96, लायबिलिटी उतनी की उतनी रहेगी पर इक्विटी कम हो गया, तो दिस इज एक्सपेंस, ठीक। रेंट आउटस्टैंडिंग 1,000 पेबल है, तो क्या एसेट कम हुआ? नहीं, लायबिलिटी बढ़ी। हाँ, तो ये 4.96 वैसा का वैसा है, लायबिलिटी बढ़ गई। नेट आप देख सकते हैं आपकी इक्विटी कम हुई, एक्सपेंस
ड्राइंग्स 4000, क्या एक्सपेंस है? नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एसेट कम हुआ क्या? एसेट कम हुआ 4000 रुपीज से, लाइबिलिटी उतनी की उतनी है। ठीक है, दिस इज नॉट एक्सपेंस, ये इसको कैपिटल बोल दिया। चलो, तो काफ़ी हद तक तो अपन लोगों ने देख लिया, आगे बढ़ते हैं। प्राइमरीली जो भी कुछ था इस चैप्टर के अंदर में अपन ने डिस्कस कर लिया, इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। कुछ कॉस्ट कंसेप्ट है, बस समझ लेते हैं। ये डेफिनेशन के लिए थियोरटिकली ये क्वेश्चन आ सकता है आपको। हाँ हाँ, फीफो लीफो, हाँ? क्या चीज़ का क्वेश्चन था? अच्छा, ये 4 कॉस्ट आपको फाउंडेशन में थे? अच्छा, चलो ठीक है, कोई नहीं। अब देखिए, कॉस्ट कंसेप्ट जब समझाया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, तो उन्होंने बोला हम पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जहाँ पे भी हम कॉस्ट बोलेंगे तो हम सिर्फ 4 तरीके से कॉस्ट को मेजर कर सकते हैं। एक हिस्टोरिकल कॉस्ट, एक करंट कॉस्ट, एक प्रेजेंट वैल्यू, एक रियलाइजेबल वैल्यू। तो पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। आपने क्या भाव पे खरीदा था, आज क्या कीमत है वो इररिलेवेंट है। आपने क्या भाव पे खरीदा था, आपने खर्चा कितना किया था, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट। फिक्स एसेट्स को आप जब खरीदते हैं, फिर खरीदने के बाद आप डेप्रिशिएट करते रहते हैं। अब वो मशीन की कीमत आज की डेट में कुछ और हो सकती है, वो बिल्डिंग की कीमत आज की डेट में कुछ और हो सकती है, वो जमीन की कीमत आज की डेट में कुछ और हो सकती है, पर आप चेंज नहीं करते। आपने जो रेट पे खरीदा आप वही दिखाते रहते हैं। ये है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, समझ गए? सो एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड है, दिस इज नथिंग बट एक्चुअल कॉस्ट इनकर्ड। ठीक, इसके बाद आता है करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट का मतलब है आज मैं ये चीज खरीदने जाऊं, मतलब मेरे बुक्स में ऑलरेडी एसेट है, मैं बेचने की बात नहीं कर रहा कि आज बेचने गया तो क्या मिलेगा, स्क्रैप वैल्यू की बात नहीं हो रही। आज अगर खरीदने जाऊं तो कितने में मिलेगा, ये हो गया करंट कॉस्ट। प्रेजेंट वैल्यू अलग कंसेप्ट हो गया, पढ़ेंगे ना अभी, सब देखेंगे। करंट कॉस्ट क्या है, आज मैं ये खरीदने जाऊं तो कितने में मिलेगा। तो मैंने लेट से एक जमीन खरीदी थी लास्ट ईयर 2 करोड़ रुपए में, आज वही एरिया में वही जमीन खरीदने जाऊं तो 3 करोड़ रुपए में मिलेगी। तो ये जो 3 करोड़ है ये क्या है, ये करंट कॉस्ट। और मैं बेचने जाऊं तो क्या मुझे 3 करोड़ मिलेंगे, जरूरी नहीं है, पर जरूरी नहीं है, मैं ये बोल रहा हूँ, सही बोल रहे हैं आप, वो रियलाइजेबल वैल्यू। पर मैं बेचने जाऊं तो क्या मेरे को 3 करोड़ ही मिलेंगे, ये जरूरी नहीं। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं सर, अपने को मिल ये भाव में रही है तो जरूरी थोड़ी, मतलब लेने आएंगे तो भी यही रहेगा। मैं हमेशा एक जमीन के अलावा मैं फिर दूसरे एग्जांपल्स देता हूँ कि जमीन एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही इलिक्विड एसेट है। ठीक है, मैं खरीदने जाऊं तो पूरा साइकोलॉजी का काम है, बहुत सही बोल रहे हैं। मैं किसी और की जमीन खरीदने जाऊं तो उसकी सोच के हिसाब से खरीदना, और मैं मेरी बेचने जाऊं तो पहले कोई बायर तो मिले, है ना। अब मेरा बेचना मेरी इमरजेंसी है या मैं ऐसे ही निकाला हूँ, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंडेंट है। सही बोल रहा, एक लैपटॉप की बात करते हैं, एक मोबाइल की बात करते हैं। मैंने आज की डेट में आईफोन कौन सा 17 चल रहा है, 17 आज की डेट में अगर मैं खरीदने गया तो करीब 1,30,000 कुछ तो भी का है ना। तो मैंने खरीद लिया लेट से 1,30,000 रुपये में, आज से 1 साल बाद कितने में मिल रहा है, लेट से 1 लाख रुपए। तो 1 लाख क्या हो गया, करंट कॉस्ट। मैं मेरा 1 लाख में बेच सकता हूँ, नहीं, सवाल ही नहीं उठता। 1 लाख पहले, 1 साल तो पहले यूज्ड है, अनयूज्ड होता तो भी नहीं बेच पाते, एकदम सही बात है। उससे नीचे में ही बिकता, जो भी रेट में बिकता वो क्या है, रियलाइजेबल वैल्यू। ऊपर क्यों बिकेगा, अरे पर अनयूज्ड है, पर 1 साल तो हो गया, वारंटी तो एक्सपायर करके बैठ गया आप। नहीं, पॉसिबल नहीं है। जो चीज़ आज की डेट में आप बोल रहे हैं मैं किसी को बेवकूफ़ बना के खरीद लूँ, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, अमेजोन पे अवेलेबल है, दुकानों में अवेलेबल है, वो कहीं से भी प्राइस निकाल सकता है। तो वो पॉसिबल नहीं है जो आप बोल रहे हैं, अनलेस कुछ ऐसा हो गया कि हाँ उस पर एम एस धोनी की साइन है, ऐसा कुछ है, कुछ तो एकदम एम्बार्क्ड पीस आपने निकाल दिया लिमिटेड एडिशन, वो अलग कहानी है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो करंट कॉस्ट क्या है, प्राइस एट विच वी कैन बाय टुडे। ठीक है, और वहीं रियलाइजेबल वैल्यू की बात करें तो प्राइस एट विच, ऐसे ही लिखो, प्राइस रियलाइजेबल फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। एक्चुअली एसेट वर्ड यूज नहीं करना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि लाइबिलिटीज के लिए भी हो सकता है रियलाइजेबल। चलो ठीक है, आखिरी कंसेप्ट होता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू बोलता है कि देखो ये बाकी सब चीजें जाने दो, हमने बात किया था न्यूक्लियर रिएक्टर की,
उसको आपको कभी तो भी जाके डंप करना पड़ेगा। वो डंप करने गए तो कितना खर्चा लगेगा, लेट से अंदाजा 50 करोड़ लगेंगे। पर वो 50 करोड़ कब लगेंगे, 30 साल बाद, 40 साल बाद। आज की उसकी वैल्यू कितनी, तो ये नहीं बोल रहे अपन आज आप डंप कर रहे हो तो उसका कॉस्ट कितना लग रहा है, नहीं, आपको क्या लग रहा है तब कितना होगा, उसको डिस्काउंट करते हुए लेते हुए, वो डिस्काउंट करके आपने जो वैल्यू लाई वो वैल्यू को हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो कोई रेट रहेगा, जैसे कंपाउंडिंग कर रहे थे तो बढ़ाते जा रहे थे एक रेट से, लेट से 10%, तो 10% से घटाते हुए लेके आओ। तो ये हमको करना है, ये प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट अभी हम लोग जब फिक्स एसेट्स पढ़ेंगे ना तो हम वहाँ पे देखेंगे, हम इसको यूज करेंगे प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, तो सिर्फ 4 ही तरीके हैं जिन तरीकों से आपको अकाउंटिंग अलाउड है पूरे के पूरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कॉस्ट के लिए। ठीक है, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली के अंदर सिर्फ ये 4 तरीके अलाउड है। ठीक है, डिस्काउंटिंग ऑफ फ्यूचर एक्सपेंस और इनकम। ठीक है, तो ये हो गए अपने 4 कंसेप्ट। बड़े आगे सारे के सारे यहाँ दिए हुए हैं, थोड़े बहुत एग्जांपल्स दिए हुए हैं, अपन पढ़ लेते हैं। एक्स परचेज अ मशीन फॉर 7 लाख, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया। 1st January 2006 found that it would cost 25 lakh to purchase that machine today। आज ये मशीन खरीदने गए तो 25 लाख, ये क्या हुआ, करंट कॉस्ट। ठीक है, करंट कॉस्ट। X also took a loan from bank 5 lakh 18% per annum repayable at the end of 15th year together with interest। तो नहीं, ये तो लोन का हो गया। एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट 5 लाख। अच्छा हाँ, फिर और उन्होंने बोला है कि historical cost the liability is recorded at 5 lakh, the amount of proceeds received in exchange for obligation and asset is recorded at 7 lakh। चलो ठीक है, वो जाने दीजिए, वो लाइन में थोड़ी क्लैरिटी नहीं। as per historical cost the liability is recorded at 5 lakh at the amount of proceed received in exchange for obligation of asset recorded 7 लाख के एसेट के अगेंस्ट आपने जो लाइबिलिटी दिखाई वो ठीक है, हो जाए। अगला, a machine was acquired at $10,000 on deferred payment basis, the exchange rate was 49 rupees per dollar। फॉरेन एक्सचेंज का इन्होंने पॉइंट डाल दिया, चलो ठीक है समझ लेते हैं। अमाउंट आर टू बी मेड इन 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, आप $2,000 करके पूरा का पूरा पे करेंगे, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, और भी एनुअल है, साल में एक बार। 10% का इंटरेस्ट रेट है। करंट मार्केट वैल्यू ऑफ सिमिलर मशीन इज 5 लाख। पहले तो हिस्टोरिकल कॉस्ट बताइए क्या हुआ, हाँ INR में बताइए, अपने को तो INR से मतलब है। 10,000 इंटू, नहीं रेट दिया है ना वहाँ पे, पढ़िए ना। 49, हाँ 4,90,000, 4,90,000 रुपीज। वो 5 लाख क्या है, करंट मार्केट वैल्यू, करंट कॉस्ट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रियलाइजेबल वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है, ये सब अपन बाद में देखेंगे। हाँ अपन ये वाले आ सकते हैं, आपको OTP के, OTP नहीं, MCQs के अंदर में पूछ सकते हैं आपको कि भैया ये जो कॉस्ट है इसमें से करंट कॉस्ट क्या है, 4 दे दिए, इसमें से प्रेजेंट वैल्यू क्या है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, केस स्टडीज में जनरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब ये क्वेश्चन आज नहीं करते, प्रेजेंट वैल्यू कंसेप्ट है। इसके अंदर एक आखिरी आता है, ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है। तो इस पूरे चैप्टर में टोटल 2 थियोरेटिकल क्वेश्चन है, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट वगैरह और एक कैपिटल मेंटेनेंस का। ठीक है, कैपिटल मेंटेनेंस के अंदर में बेसिकली इन्होंने 3 चीजें बताई है, एक नॉर्मल, और फिर 2 जो इन्होंने बताई, एक फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस और एक फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस। ठीक है, हमको ये 3 चीजें समझना है। ये ऊपर फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस दिया हुआ है, दूसरा फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस, ये दोनों सेम है। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस और फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में आपको बहुत फर्क नहीं समझ में आएगा। ठीक है, पहले अपन हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। कैपिटल मेंटेनेंस का मतलब, मैंने जब बिजनेस शुरू किया तो मैंने कुछ कैपिटल लगाया, साल के एंड में उतना कैपिटल इंटैक्ट रहना चाहिए, इसको बोलते हैं कैपिटल का मेंटेनेंस। इस कंसेप्ट में, जब मैं बेसिक कंसेप्ट बोल रहा हूँ, मैं इन्फ्लेशन के बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ, पैसे की कीमत कितनी घटी या कितनी बड़ी वो नहीं सोच रहा हूँ,
नॉर्मल सोच रहा हूँ, मैंने जितना पैसा इंट्रोड्यूस किया उतना मेरे पास कम से कम रहना चाहिए। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया, हम एग्जाम्पल से इसको समझ लेंगे, फिर आप अपने वर्ड से इसको लिख सकते हैं एग्जाम में, इसलिए इसकी थियरी को बहुत ज़्यादा रटने की कोशिश नहीं करें, ठीक है। अ ट्रेडर कमेंस अ बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2001 with ₹12,000 represented by 6,000 यूनिट्स एट ₹2 पर यूनिट। ₹2 के हिसाब से उसने 6,000 यूनिट्स खरीदे, 12,000 के कैपिटल से उसने शुरू किया। ईयर एंड पे कितना कैपिटल उसको मेंटेन करना है? 12,000 मेंटेन करना। उसने क्या किया, ये यूनिट्स को ₹3 पर यूनिट के हिसाब से बेचा, तो यानी उतने कितने रुपए मिले ये यूनिट्स बेचने पे उसे? पूरे बेचे, पूरे बेचे हैं। ₹3 के हिसाब से 6,000 यूनिट सेल किए, ₹18,000 हुए। हाँ, अब अगर कैपिटल मेंटेन करना है, हम आगे नहीं पढ़ते, कैपिटल मेंटेन करना है, आपने बोला 12,000 मेंटेन होना चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम विड्रॉवल ही शुड डू? 6,000, उसके ऊपर वो विड्रॉ नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन में दिया भी, यहाँ एग्जाम्पल में उन्होंने दिया कि हाँ 6,000 उसने विड्रॉ कर लिया। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा ना, एग्जाम में क्वेश्चन उल्टा आएगा, शुरुआत में इतना पैसा डाला, इतने यूनिट आए, इतने बेचे, व्हाट इज द मैक्सिमम वी कैन विड्रॉ। तो अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेंटेनेंस की बात हो रही है तो हम बोलेंगे हाँ 6,000 वो विड्रॉ कर सकते। ठीक, बढ़े आगे, फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस पे चलते हैं। मेरे हिसाब से स्टैटिस्टिक्स में एक इंडेक्स नंबर्स करके चैप्टर होगा, बस हम यहाँ पे वही पढ़ रहे हैं, इंडेक्स नंबर्स। अब यहाँ से in the previous example, suppose that the average price indices index in the beginning and end of the year is 100 and 120। तो भाई मेरा कैपिटल जो 12,000 था तब इंडेक्स 100 था, आज इंडेक्स 120 हो गया, तो कैपिटल आज की डेट में कितना रहना चाहिए? व्हाट शुड बी द करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल? अगर मैं आपको पूछूं कि भाई कल जो चीज 12,000 में मिल सकती थी, आज वो चीज कितने में मिलेगी, क्योंकि इंडेक्स 120 हो गया। 12,000 इंटू 1.2, बहुत बढ़िया, एक बार निकाल लीजिए कैलकुलेटर। मोबाइल पे कैलकुलेटर बोला तो मोबाइल पे कर लिया करो। फोर्टीन 400 और आपने सेल किया कुछ 18,000 था। व्हाट इज द मैक्सिमम विड्रॉवल? कितना मैक्सिमम आप विड्रॉ कर सकते हो? हाँ, हाँ, आपने 3,600 का मैक्सिमम विड्रॉल करना चाहिए। अब इसके ऊपर अगर आपने विड्रॉ कर लिया तो आपका नेगेटिव कैपिटल मेंटेनेंस चला गया। यही उन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि इस क्वेश्चन में अगर आपने 6,000 रुपए निकाल दिए तो आपका रिटेन प्रॉफिट नेगेटिव 2,400। ठीक, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस में वो यूनिट्स के बारे में बात करेगा, यही चीज उसको कैसे बता देगा। A trader commenced a business in 2001 for 12,000 represented by 6,000 units at ₹2 per unit. In 2001, he sold these items at ₹3 per unit. Let us assume the price of the product is 2.5। आज अगर यही चीज खरीदने गए करंट कॉस्ट तो 2.5 में हम खरीद पाएंगे। तो ईयर एंड पे कैपिटल मेंटेन हम कितना करना चाहिए? ईयर एंड पे भाई मेरे को तो 6,000 यूनिट्स ही खरीदना है, कुछ भी हो मेरे को इतने भी यूनिट तो मेंटेन करनी पड़ेंगे बिजनेस में सर्वाइव करने के लिए। तो मेरा कैपिटल मेरे पास कितना रहना चाहिए ईयर एंड पे? सोचिए, देखो भाई ईयर एंड पे अगर मेरे को 6,000 यूनिट्स चाहिए तो खरीदना पड़ेगा ना 6,000 यूनिट, तभी अभी तो बेच दिए, अब वापस खरीदने पड़ेंगे। क्या रेट पे खरीद पाओगे? 2.5, ₹2.5 पे, ₹2.5 पे खरीदने गए तो कितना रुपए लगेगा? 15,000, यानी इतना कैपिटल तो चाहिए ही चाहिए। मैंने बेचा ₹3 पे, 18,000 रुपीज मिले। व्हाट इज द मैक्सिमम दैट आई कैन विड्रॉ? 3,000। इसके ऊपर जो भी आपने अगर विड्रॉ किया तो नेगेटिव रिटेन प्रॉफिट या नेगेटिव कैपिटल मेंटेनेंस पे चले गए, वही यहाँ पे दिया हुआ है। रिटेन प्रॉफिट 12 माइनस 15, 3,000। एज सच याद रखना नहीं पड़ेगा, अगर इंडेक्स दिया हुआ है आपको
इसका मतलब आप फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं, यूनिट का रेट दिया हुआ है मतलब आप फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं। थियोरटिकली प्रैक्टिकली क्वेश्चन आ गया तो बहुत ही ईजी है, मतलब आप 2 मिनट में सॉल्व कर दोगे। हाँ, थियोरटिकली आप लिखने गए तो आपको बस याद रखना पड़ेगा फिजिकल यानी यूनिट्स की बात कर रहा है, और इंडेक्स दिए मतलब वो फाइनेंशियल मेंटेनेंस की बात कर रहा है, तो बस उतना ही फर्क है और कुछ। ठीक है, चलो, तो ये इसमें इन्होंने तीनों के तीनों सॉल्व करके दिखाए हैं सेम इस पर। चलिए कुछ क्वेश्चंस है देख लेते हैं। पहले एमसीक्यू, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट अज्यूम्स दैट ए बिजनेस कैन कंटिन्यू फॉर foreseeable फ्यूचर। आपके हिसाब से अगला भी पढ़ लेते हैं, बिजनेस कैन नॉट कंटिन्यू इन ऑपरेशनल एग्जिस्टेंस फॉर foreseeable फ्यूचर। ये तो गोइंग कंसर्न हैम्पर हो गया बी में, ठीक है, तो ये तो नहीं है। बिजनेस इज कंटिन्यूइंग टू बी प्रॉफिटेबल, क्या प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता है गोइंग कंसर्न? इतना रेलेवेंट नहीं है क्योंकि हमने हाँ जोमेटो स्विगी की बात की थी हमने, वही रीजन से कि भैया ये तो लॉस मेकिंग कंपनी है। बिजनेस कैन नॉट कंटिन्यू इफ इट इज नॉट एबल टू अर्न प्रॉफिट, ऐसी कुछ बातें हो ही नहीं रही है, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। ठीक है ना, देख लेंगे एंड में पूरे एक साथ। टू प्रिंसिपल क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने कुछ क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, ठीक है, उसमें से बोल रहा है इनमें से कौन कौन से क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में थे। अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड मटेरियलिटी, क्या ये 2 वर्ड्स अपन ने पढ़े कहीं? तो आपको ध्यान में हो, ठीक है, जो आपको ध्यान में हो उनमें से बता दीजिए। बी सी डी में भी दिया एक रेलेवेंस रिलायबिलिटी, रेलेवेंस मटेरियलिटी, कंपेरेबिलिटी मटेरियलिटी। डी मटेरियलिटी वर्ड पढ़ा क्या अपन ने अभी तक? कंपेरेबिलिटी पढ़ा अपन ने, नहीं तो अपने को देखो, हो सकता है कि दोनों में से एक तो हो, कंपेरेबिलिटी है पर मटेरियलिटी नहीं है, पर कौन से 2 पढ़े वो उठाने पड़ेंगे। देखो हो सकता है चारों में से एक ऑप्शन तो सही है, पर दोनों सही होना चाहिए ना। बेट तो सिर्फ यही रहा है, रेलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। मटेरियलिटी अपन ने पढ़ा नहीं, तो मटेरियलिटी हट गया, और यहाँ पे आप लोगों ने ये भी नहीं पढ़ा, सब मटेरियलिटी दिया मैक्सिमम, अभी मटेरियलिटी अपन ने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, चलो AS1 में पढ़ेंगे अपन मटेरियलिटी। तो कंपेरेबिलिटी था, अंडरस्टैंडेबिलिटी था, रेलेवेंस था और रिलायबिलिटी। अब जो 2 एक साथ दिए हैं वो, अभी इस तरह का ट्रिकी क्वेश्चन आया तो ध्यान में रखना पड़ेगा हाँ क्वालिटेटिव में क्या। ठीक, चलो पढ़ते रहना पड़ेगा, तो मैं फ्लो चार्ट बना के दे दूंगा वैसे, मैं आपको यही दे दूंगा, मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा, चैप्टर 1 का भी बना के दूंगा, चैप्टर 2 का भी बना के दूंगा, जो भी अपन ने कॉपी में लिखना। ठीक है, तो बाकी वीडियो चाहिए तो वो तो सर से ले लें, वो दूंगा कैसे मेरे को पता नहीं है। ये पहला वाला अरे ये पहला वाला आईपैड है, सबसे पहला जो है था, इसमें शेयरिंग है क्या मेरे को वो भी नहीं पता, खैर मैंने कभी यूज़ भी नहीं किया, मेरे को आइडिया नहीं। ठीक है, चलो कोई नहीं, पर मैं आपको फ्लो चार्ट दूंगा तो आपके पास सारे पॉइंट्स आ ही जाएंगे वैसे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक्सेप्ट, इनमें से क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक्सेप्ट, ध्यान में रखना है ना। हाँ यार, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सेप्ट, बैलेंस शीट तो है, पीएनएल है, कायदे से तो सी और डी दोनों ही नहीं है, बड़ा अजीब है। ठीक है, अभी तो अपन दोनों के दोनों पकड़ के चलते हैं। चलो देखते हैं। ठीक है, कोई नहीं। एन अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज्ड, ये हम लोग बस बाय से, चलो बी भी पढ़ लेते हैं, फॉर मोर अप्रोप्रिएट प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान में होगा 3 पॉइंट थे, स्टेट्यूट बोलता है, एएस बोलता है, मेरे को लगता है कि अप्रोप्रिएट है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों, तो कौन सा आंसर होना चाहिए? सी। वैल्यू ऑफ इक्विटी में चेंज ड्यू टू, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। तो अपन ने क्या क्या टिक किया, पहला वाला तो शायद ए था, ए बी 3 देखना है आपने को, ए बी, इन्होंने सी लिखा है, सी डी, बाकी तो मैच हो ही गया। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं, उन्होंने सी किया है हाँ,
ह्यूमन रिसोर्स पर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट भी ये नहीं होता है, वो आते ही नहीं है कंपोनेंट्स में। कैश फ्लो स्टेटमेंट रहता है, वो पता नहीं क्या है। अब ये जो एक क्वेश्चन है 10, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के अंदर में ये मिल जाएगा चैप्टर, तो एक बार सॉल्व करके आना। ये वही है, वो रियलाइजेबल वैल्यू गोइंग कंसर्न, तो एक बार ट्राई करके देखना खुद से जम रहा है क्या। अपन बाकी करने की ट्राई करते हैं। मोहन हैज अ बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2001 विद 12 लाख रिप्रेजेंटेड बाय 60,000 यूनिट्स। अब वो थोड़ा मेहनत भी नहीं किया इन्होंने, 12,000 को 12 लाख कर दिया, 6,000 यूनिट को 60,000 यूनिट, जाने तो ये कोई मतलब नहीं है, ये भी उन्होंने सेम ही रखा है। ये सभी खुद ही ट्राई कर लेना। ये चैप्टर में अभी ये क्या है, बिफोर डिलीवरी ऑफ मेजर प्रोडक्शन मेथड चेंज हो गया, ये इनसे नहीं होती मेहनत। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब ये अगला चैप्टर है आपका एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसमें कुछ पार्ट अभी हम पढ़ लेंगे और कुछ छोड़ देंगे। ये बोलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इतने सारे हैं, 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम लोगों ने बोला था, क्या सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी को एप्लीकेबल करना चाहिए क्या? तो कुछ स्टैंडर्ड्स ना बहुत डिफिकल्ट है, आप सब एंटिटीज़ को नहीं लगा सकते। कौन से डिफिकल्ट है अभी हम जानते नहीं है, तो किन के पास एग्जेम्पशंस है हम बस वो पढ़ लेंगे, उनको कौन सा एप्लीकेबल अभी नहीं है वो अपन अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ बेसिक बातें अपन पहले करेंगे कि पहली बात तो ये जो मैंडेटरी स्टेटस बता रहा है कि इम्प्लीकेशन ऑफ मैंडेटरी स्टेटस, उसमें वो बोलता है एक सेक्शन है कंपनीज एक्ट के अंदर जो रिक्वायर करता है कंपनी टू प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। कंपनीज एक्ट कौन लिखता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लिखते हैं, एमसीए। यहाँ लिखा है क्या आगे? नहीं लिखा है। कंपनीज एक्ट डिफाइन किसने किया है? ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर में, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर में एक सेक्शन दिया गया जिसके अंदर बोलते हैं कि नहीं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा पूरा का पूरा। तो ये तो कंपनीज की बात होगी। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं कि इनकम टैक्स के अंदर में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी आती है क्या? तो ऐसा नहीं है, आप पढ़ेंगे जब आपको सर पढ़ाएंगे, इसमें आते हैं इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, अलग से दिए हुए स्टैंडर्ड्स हैं। तो ये कुछ स्टैंडर्ड्स है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे अंडर इनकम टैक्स, ठीक है। अब बात करते हैं बाकी जो अपने ICAI वाले एप्लीकेबल है, क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन वगैरह जो ICAI अप्लाई करता है। तो ICAI ने बोला हम कुछ लोगों को एग्जाम्पशन दे रहे हैं, वो कुछ लोगों को हम लोग बोलेंगे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कंपनीज, SMCs। तो SMCs को उन्होंने डिफाइन किया है, ये लेटेस्टली डिफाइंड है, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप कि इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। यहाँ हर जगह हम नॉन कंपनीज की बात करें क्योंकि कंपनीज तो MCA गवर्न कर रही है, हम हर जगह यहाँ पे नॉन कंपनीज की बात करें। तो पहला, फॉर द पर्पस ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉन कंपनी एंटिटीज वर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। इसे हम बोलते हैं MSME और लार्ज एंटिटीज। तो लार्ज एंटिटीज को इन्होंने बोला इनको तो सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाने पड़ेंगे, MSMEs को हम कुछ एग्जाम्पशन देंगे। तो MSMEs कौन है? जिनका इक्विटी या डेट, ठीक है, या तो इक्विटी देखो या डेट देखो, आर नॉट लिस्टेड और नॉट इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग लिस्टेड इन एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इंडिया और आउटसाइड इंडिया। मतलब एक फॉरेन की कंपनी इंडिया के अंदर में आके बिजनेस कर रही है, इंडिया में लिस्टेड भी नहीं है, पर क्योंकि फॉरेन में लिस्टेड है तो अब उसको हम लोग बोलेंगे भैया तुम MSME में नहीं आते, ठीक है। तो पहला क्राइटेरिया हम सिंपली ये बोलेंगे MSME डिफाइन करने के लिए, should not be listed, not in process of being listed, ठीक है। यहाँ डेट और इक्विटी दोनों की बात हो रही है। कभी कभी कुछ कंपनीज होती है जिनके सिर्फ डेट लिस्टेड होते हैं, इक्विटी लिस्टेड नहीं होता, कुछ भी लिस्टेड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसको बंद ही कर देता हूँ। विच इज नॉट अ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इंश्योरेंस कंपनी। अगर आप बैंक हो तो हम आपको MSME नहीं मानते, छोटी मोटी बैंक हम नहीं मानते MSME। आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हो, लोन देना वगैरह का काम है आपका, नहीं। आप इंश्योरेंस कंपनी हो, नहीं। हम ये सबको तो MSME के अंदर में डालते ही नहीं है, ठीक है। नॉट अ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इंश्योरेंस कंपनी। हुज टर्नओवर, अब पहला तो बहुत बेसिक हो गया, उन लोगों ने पहले दो बोल दिया लिस्टिंग नहीं होना चाहिए, तुम ये बिजनेस में नहीं होना चाहिए। अब उन्होंने क्राइटेरिया को आपके क्वांटिटेटिव किया कि टर्नओवर जो है, यानी कि क्या बात हो रही है, सेल्स।
इसमें अदर इनकम नहीं आता। आपका प्राइमरी बिजनेस से आप क्या कमा रहे हैं, प्राइमरी बिजनेस से आप जो कमा रहे हैं शुड नॉट एक्सीड 250 करोड़ इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। अब हम एक अकाउंटिंग ईयर की बात करते हैं। कंपनी ने नया नया काम शुरू किया इन द ईयर 2024। इस साल आपकी रेवेन्यू है 200 करोड़, आपकी अदर इनकम है 30 करोड़। क्या आप एमएसएमई हो? नहीं है, 250 करोड़ है, 250 करोड़ है। अरे यार ये तो अभी आप एमएसएमई के लिए वैलिड हो? चलो बढ़िया। अकाउंटिंग ईयर 2025 की बात करते हैं। आपका रेवेन्यू हुआ 200 करोड़, आपकी अदर इनकम हो गई 70 करोड़। क्या आप एमएसएमई है? नहीं है, क्यों? अभी भी आप एमएसएमई है, क्यों? एक्सक्लूडिंग अदर इनकम होगा, सिर्फ टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम। क्या लिखा था? एक्सक्लूड कर दो, अदर इनकम देखो ही मत, ये जरूरी है आपके लिए। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज वाले क्वेश्चंस हैं। 2026 आपकी रेवेन्यू है 260 करोड़, आपकी अदर इनकम है 10 करोड़। क्या आप एमएसएमई हो? नहीं है एमएसएमई, हो आप एमएसएमई। सर अब तो 250 के ऊपर चला गया। प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर, हर वर्ड से फर्क पड़ता है। ये प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर में तो 200 करोड़ ही था ना। अब बात कर रहे हैं 2027। हाँ नहीं होगा, अरे अरे होगा ना। 200 करोड़, अदर इनकम 10 करोड़। अब आप एमएसएमई हो या नहीं हो? हाँ, अब आप एमएसएमई नहीं, समझ गए? बहुत बढ़िया, शांति। हाँ, अब ये सवाल आया कि अब इस साल तो 250 करोड़ के नीचे चला गया, अब क्या? एक बार आप बाहर निकल गए तो आप बाहर निकल गए, ये आगे लिखा हुआ आएगा जब अपन पढ़ेंगे तब देखिए। एक बार भी निकल गए तो अब आप निकल गए बाहर। चलो अगला पॉइंट देख रहे हैं। विच डज नॉट हैव बोरोइंग, एक रेस्ट्रिक्शन लग गया टर्नओवर। अब ये सब और है, एंड नहीं है। इनमें से कुछ भी एक सेटिस्फाई हो गया तो आप एमएसएमई से बाहर। ठीक, विच डज नॉट हैव बोरोइंग इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। एट एनी टाइम बोल रहा हूं, ठीक। अकाउंटिंग ईयर 2024 मैंने डेट लिया 30 करोड़ रुपए का, ठीक है। तो क्या मैं एमएसएमई हूं या नहीं हूं? हो, ठीक है। 2025 मैंने डेट को इंक्रीज किया, 30 करोड़ से इंक्रीज किया, बट रीपे कर दिया मैंने इसमें से 25 करोड़ बिफोर ईयर एंड। यानी ईयर मेरा जब एंड हुआ 2025 तो दिख कितना रहा है? 35 करोड़। बैलेंस शीट में कितना दिख रहा है? 35 करोड़। पर ड्यूरिंग द ईयर मैंने 25 करोड़ रुपए का लोन लिया था और फिर उसको रीपे कर दिया। ये आपके सामने डेफिनेशन है। आपको क्या लगता है, एमएसएमई हो या निकल गया एमएसएमई से? हाँ हो। वहाँ क्या लिखा है? विच डज नॉट हैव बोरिंग, बोरिंग नहीं होना चाहिए इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़। 50 करोड़ के ऊपर आपकी बोरिंग नहीं होना चाहिए एट एनी टाइम, एनी टाइम ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग। हाँ बहुत बढ़िया। अब आपने एक पॉइंट पकड़ा, प्रीसीडिंग अकाउंटिंग की बात हो रही है, अपन तो यही साल है, ये साल तो हो, पर क्योंकि ये ट्रांजैक्शन हुआ है नेक्स्ट ईयर 2026 इररेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, मैं बोल दूंगा कि भैया अब तो तुम नहीं, क्योंकि तुमने बढ़ाया तो था। ठीक है, बहुत बढ़िया। विच इज नॉट अ होल्डिंग और सब्सिडियरी ऑफ एंटिटी विच इज नॉट एमएसएमई। तो ये अभी अपन डिस्कस नहीं कर सकते, होल्डिंग सब्सिडियरी वगैरह का अपना बचा हुआ है। Explanation: for the purpose of this clause, a non-company entity shall qualify as MSME if the condition mentioned herein are satisfied. ऊपर के जो भी conditions है वो पूरे कर। अब एक्चुअली अपन इसीलिए डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि अपने को बहुत सारी चीज़ें अपन कंसोलिडेशन में पढ़ेंगे, होल्डिंग सब्सिडी, तो तब पढ़ना ही है, तो तब देखें तो बेटर है। ठीक है, लार्ज एंटिटीज इज जो एमएसएमई नहीं है वो लार्ज एंटिटी है। लार्ज एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फिर कुछ एक्सेम्पशंस है जो एमएसएमईज के अंदर में दिए हुए हैं।
क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबिलिटी वो आगे दिया हुआ है, अनाउंसमेंट इज नॉट रेलिवेंट। मेरे को एक वो पॉइंट बताना था, a change arising from addiction, an MSME avails exemptions or relaxation where an MSME has qualified for any exemption or relaxation but no longer of having ceased to। हाँ, अब ये वाला पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला। एन एंटिटी विच वाज प्रीवियसली नॉट एन एमएसएमई, आप पहले एमएसएमई नहीं थे, subsequently become an MSME, बाद में आप MSME हो गए as per definition, shall not be qualified for exemption relaxation in respect of accounting standards। आपको हम exemptions नहीं दे रहे, आप अभी MSME बन गए पर हम अब आपको नहीं दे रहे, पर उन्होंने एक लिमिट बना दी, until they entirely remains MSME for 2 consecutive years। आप 2 साल तक MSME रह जाओ, फिर हम आपको भले अलाउ कर देंगे 2 साल, अदरवाइज नहीं करेंगे। बस ये एक पॉइंट अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे आगे एग्जाम्शंस वगैरह दिए हुए हैं, एग्जाम्शंस अभी पढ़ के मतलब नहीं है, ये सब अपन बाद में पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज है, वो एमसीक्यूज भी अपन बाद में ही पढ़ेंगे, बेटर है कि अपन अभी नहीं पढ़ें। थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर है, आएगा एग्जाम में, तो थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे के सारे पॉइंट्स आ सकते हैं। फाइनली विल स्टार्ट विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। क्या बोल रहे हैं? पूरे सीक्वेंस में, मैं सीक्वेंस में पढ़ूंगा, वैसे आपको बुक में सीक्वेंस में नहीं दिए हैं, पर अपन सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, आपको जितनी भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो सारी की सारी डिस्क्लोज करनी पड़ती है। कहाँ? वो नोट्स टू अकाउंट जो दिए रहते हैं वहाँ पे। हमने जब रिलायंस की बैलेंस शीट देखी थी, उसमें शुरुआत हुई थी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, तो सिग्निफिकेंट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था वहाँ पे, कि जो सिग्निफिकेंट है बस वो आपको बताना है। तो हम मटीरियलिटी के कंसेप्ट के अंदर में जाएंगे, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हम लोग पढ़ चुके हैं, तो उसके ऊपर अभी हम लोग नहीं जाएंगे। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको डिस्क्लोजर नहीं देना है, अगर आपने नहीं फॉलो किया तो देना है, ये हमने फ्रेमवर्क के अंदर में पढ़ लिया था, ठीक है। गोइंग कंसर्न क्या होता है, कंसिस्टेंसी क्या होता है, अक्रूवल कंसेप्ट क्या होता है, ये सब कुछ हो चुका है। अकाउंटिंग पॉलिसीज के ऊपर जाते हैं। इससे पहले मैं सोच रहा था पहले मटीरियलिटी का डेफिनेशन आपको पढ़ा दूं, ठीक है। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज पढ़ने से पहले ये बहुत जरूरी है हम ये जान ले कि मटीरियल क्या है। हाँ भी और नहीं भी। मैं मटीरियलिटी के एंगल से ये नहीं बात कर रहा हूँ कि ये एसेट है या लाइबिलिटी है या एक्सपेंस है या इनकम है, मैं मटीरियलिटी के हिसाब से ये बोल रहा हूँ कि मैं इन पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाऊं ही क्यों। जब हम आपको जो दिखाना है दिखाओ, आपको एक्सपेंस ऑफ करना है तो एक्सपेंस ऑफ कर दो, पर ये मेरे लिए बहुत ही इमटेरियल आइटम है या मटेरियल आइटम है, पहले ये बताओ। एक बार ये पता चल गया ये मटेरियल, तो मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाऊंगा। जब हमने शुरुआत की थी क्लास की, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि वो चाय का खर्चा इतना लंबा है, अगर आप बैलेंस शीट ओपन करेंगे पूरी की पूरी टाटा की, तो आपको वहाँ टी एक्सपेंसेस करके कोई वर्ड ही नहीं दिखेगा। भले ही अमाउंट जाता होगा 200 करोड़ जाता होगा, 20 करोड़ 200 करोड़ तक के जाता होगा, वो कंपनी फिर भी उसको इमटेरियल मानती है कि हम इसको बताएं भी, ये जरूरी नहीं। कुछ ना कुछ पॉइंट, कुछ ना कुछ परसेंटेज, कुछ ना कुछ रहेगा, तो हम वही मटेरियलिटी के अंदर में पढ़ेंगे। हाँ, बस वही अपने को डेफिनेशन में पढ़ना है। क्या करेंगे हम? सिर्फ मटेरियल आइटम्स को डिस्क्लोज करेंगे। आइटम द नॉलेज ऑफ विच माइट इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ यूजर ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई जो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करेगा उसका डिसीजन अगर इससे इन्फ्लुएंस होता है तो ये मटेरियल है, अदरवाइज ये मटेरियल नहीं है। अब यूजर तो कई प्रकार के होते हैं। टाटा जैसी कंपनी के अंदर में हमने बोला है रिक्शा वाला भी शेयर खरीदता है, सीए भी शेयर खरीदता है, बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स भी शेयर खरीदती है, सभी तो खरीद रहे हैं। तो अब यूजर है कौन, ये कैसे समझाऊं? तो यूजर आता है एक जनरल पार्लेंस में, एक एवरेज एक इन्वेस्टर कौन होता है, जनरली एक एवरेज इन्वेस्टर कौन होता है, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से हम ये सोचते हैं, मतलब मैनेजमेंट एक अजम्पशन लेता है कि नहीं हमारे इन्वेस्टर्स इस प्रकार के हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए मटेरियल है, अदरवाइज। अब ये हम लोग जब टी एक्सपेंसेस वगैरह की बात करते हैं, तो हम जब ये रिक्शे वाले वगैरह की बात करते हैं, अनएजुकेटेड सोसाइटी की बात करते हैं, जिनको इस बात से फ़र्क पड़ता है, ये बहुत मेजर नहीं रहता। मेजरली शेयर मार्केट के अंदर में डालने वाले पैसे लिटरेट लोग होते हैं, मेजरली ऐसा मान के चल रहे हैं अपन, ठीक है ना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ ये प्रूव हो चुका है, ऐसा मान के चलता है ये सब। हाँ, अब ऐसा नहीं कि वो लोग इन्वेस्ट नहीं करते होंगे, पर वो लोग इन्वेस्ट करते होंगे तो बैलेंस शीट भी क्या ही खोल के देखते होंगे,
तो उनके बारे में अपन बात ही नहीं कर रहे, तो अपन उनकी बात कर रहे हैं कि हाँ जिनको इन चीज़ों से फर्क पड़ता है उसको क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और उसको क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक हो गया, क्लियर है, ठीक। चलो, मटेरियलिटी इज नॉट ऑलवेज मैटर ऑफ रिलेटिव साइज, आप साइज बेसिस पे डिफाइन नहीं कर रहे हो उसको, वो आइटम की इंडिविजुअलिटी के ऊपर में भी वो डिपेंड करता है। अ स्मॉल अमाउंट लॉस बाय फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस ऑफ सर्टेन एम्प्लॉय कैन इंडिकेट अ सीरियस फ्लॉ। अब ये एक बहुत बड़ी बात, आपकी कंपनी के अंदर में चोरी हुई, चोरी कितनी हुई, 1000 रुपए की, क्रिमिनल ऑफेंस है। कंपनी का टर्नओवर 5000 करोड़ है, चोरी कितनी हुई है, 100 रुपए की हुई। अब ये मटेरियल है या नहीं है, ये सोचने की बात है। अब आप बोलोगे नहीं है, मैं बोलूंगा है। क्यों है, इंटरनल कंट्रोल क्यों मिसिंग है कि ऐसा कैसे हुआ कि 100 रुपए की चोरी होगी। भाई 100 रुपए की चोरी आपने पकड़ी, आपने पकड़ी मतलब कहीं ना कहीं कुछ तो एक इंटरनल फ्लॉ रहा होगा। आज 100 रुपए की चोरी हो रही है, कल जाके 1 लाख रुपए की भी हो सकती है। तो अब आप अपना इंटरनल कंट्रोल डिफाइन कीजिए। हाँ, मुझे इस चोरी से फर्क पड़ रहा है, पॉइंट समझ में आ रहा है। तो मटीरियलिटी साइज पे डिपेंड नहीं करता, मटीरियलिटी डिपेंड करता है कैरेक्टर ऑफ ट्रांजैक्शन के ऊपर, ठीक है। A small amount lost by fraudulent practice हो गया। In certain cases quantitative limits of materiality specified, कुछ cases के अंदर specified है। For example, a company should disclose by way of notes information regarding income or expenditure which exceeds 1% of revenue from operations or 1 lakh whichever is higher। तो पहला तो ये कंपनीज एक्ट के अंदर में आपको बताया गया है कि एटलीस्ट अगर आपके रेवेन्यू का 1% और 1 लाख whichever is higher है, ये आइटम तो आप अलग से बता ही दो। 1 लाख रुपए के नीचे के खर्चों को हम इमटेरियल, ठीक है, क्योंकि जनरली 1 लाख के नीचे के खर्चे होंगे तो आपने क्या ही कंपनी तो क्या ही खुली होगी, ठीक है। कंपनी शुड डिस्क्लोज नोट्स टू अकाउंट्स शेयर्स इन द कंपनीज हेल्ड बाय शेयर होल्डर्स अमाउंटिंग टू 5% शेयर्स स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ शेयर्स, यानी कम से कम वो शेयर होल्डर जिनके पास मिनिमम 5% शेयर्स हैं उनके तो आपको पूरे के पूरे नाम डिस्क्लोज, ठीक है। तो कुछ ही जगह हैं जहां पे, हाँ हाँ क्या बोल रहे हैं, 1 रुपए की चोरी हुई तो भी फर्क पड़ता है। तो बस ये दो चीज़ें हैं जो कंपनीज एक्ट के अंदर में डिफाइंड है, 5% 1%, अदरवाइज एज सच कहीं पे भी ना क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं दी। तो कंपनी टू कंपनी दिस विल डिफर। तो हम बात करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज की। तो अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या होती है, अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफर्स टू प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोज प्रिंसिपल्स। सिर्फ 2 पॉइंट्स की बात हो रही है, क्या एक ऑर्गेनाइजेशन का प्रिंसिपल है और उस प्रिंसिपल को एक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से अप्लाई करती है। तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, जनरली हम प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो मेरे पास में एक फिक्स एसेट है, तो मैं फिक्स एसेट को हमारी बुक्स के अंदर में जनरली हम लोग उसकी अकाउंटिंग क्या करते हैं, तो फिक्स एसेट्स हैं उनकी अकाउंटिंग कैसे हो रही है, जनरली हम उसको डेप्रीशिएट करते हैं। हमारे यहाँ जो फिक्स एसेट्स आते हैं वो डेप्रीशिएट होते हैं। ये एक तरह का एक प्रिंसिपल है जिस प्रिंसिपल के अंदर में हम उसका मेथड बताते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री को हम किस तरीके से वैल्यू करते हैं, वो हमारा प्रिंसिपल हो गया, उसी का मेथड हो गया पूरा का पूरा लगाने का। तो ये सारी की सारी बातें आ गई। तो उन्होंने बोला आइटम टू बी डिस्क्लोज इन्वेंट्री, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप किस तरीके से दिखाते हैं, वो सारी की सारी बातें यहाँ हो रही। अब उन्होंने बोला आप अकाउंटिंग पॉलिसी को कैसे सिलेक्ट करेंगे, कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी आपको सिलेक्ट करना है तो आप कैसे करेंगे। इसके अंदर में हम लोग 3 पॉइंट्स की बात करेंगे। पहला पॉइंट हो गया प्रूडेंस। प्रूडेंस यानी अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आपको नुकसान होने वाला है तो आप इमीडिएट अकाउंट कर लो, और अगर आप एंटिसिपेट कर रहे हो नहीं यार नुकसान नहीं फायदा होने वाला है, तो एंटिसिपेटेड गेन्स शैल नॉट बी अकाउंटेड फॉर, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट शैल बी अकाउंटेड, ठीक है। प्रॉफिट्स को एंटिसिपेट मत कीजिए, इसका दूसरा शब्द है कॉन्टिजेंट एसेट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आगे ये बहुत प्रूडेंस बहुत डिटेल में जाएगा जब प्रोविजन कॉन्टिजेंट लायबिलिटी कॉन्टिजेंट एसेट, ठीक है, वो चैप्टर के अंदर। लॉसेस आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर एज पर द कांसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म। प्रूडेंस का कंसेप्ट आपको आईएफआरएस के अंदर इतना ज्यादा नहीं दिखेगा, ठीक है, वहाँ कॉन्टिजेंट एसेट की भी अकाउंटिंग की बात की जाएगी। इंडियस में थोड़ा तो है, थोड़ा तो है, आईएफआरएस में बहुत ज़्यादा नहीं, प्रूडेंस के कंसेप्ट को लेके बहुत ज़्यादा नहीं चलते। चलो, हाँ नहीं, इंपॉर्टेंट तो है, जब वो स्टैंडर्ड आएगा तब समझेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। चलो देखते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल फॉर एक्साइजिंग प्रूडेंस, सपोज अ ट्रेडर हैज परचेज्ड 500 यूनिट्स ऑफ आर्टिकल, 10 रुपीज पर यूनिट, he sold 400 at 15 रुपीज पर यूनिट। अब एनआरवी ऑफ अनसोल्ड आर्टिकल फिलहाल तो 15 रुपीज है, 10 रुपए 15 रुपीज हो गया। बस सपोज करो कि वो उसके नीचे चलेगी, तो नीचे दिया हुआ 8 रुपीज, तो क्या करना चाहिए, एनआरवी और कॉस्ट विच इज लोअर 8 रुपए पे दिखा देना चाहिए। आपने प्रूडेंस फॉलो किया है, समझ में आ रहा है, बस यही बात होगी। चलो, सब्सटेंस ओवर फॉर्म,
हम सब्सटैंशियली हमको क्या दिख रहा है वो हम देखेंगे, रादर देन लीगली हम लोगों को क्या दिख रहा है। इसका एक एग्जांपल हमने लीजेस में देखा था, एसेट मेरे पास है, मैं यूज कर रहा हूँ, तो सब्सटैंशियली एसेट मेरा है, कंट्रोल मेरे पास है, तो मैं सब्सटेंस देख। दूसरा एक तरीका होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, आपने एक जगह खरीदी, वो जगह जिससे खरीदी उसने ये जगह पहले किसी किराएदार को दी थी, वो वहाँ 30 साल से किराए पे रह रहा है। अब आपने वो जगह खरीद ली ओनर से, वो किराएदार बोलता है मैं खाली नहीं करूँगा, आप पोजीशन नहीं ले पा रहे हैं, कोर्ट में केस चल रहा है। अब कोर्ट में तो केस शुरू हुआ तो सालों तक चलता है, मैंने खरीद लिया, क्या मैं इसको मेरे बुक्स में एसेट दिखा सकता हूँ या नहीं दिखा सकता? प्रूडेंस के हिसाब से नहीं, सब्सटेंस ओवर फॉर्म के हिसाब से भी नहीं, कि लीगली तो मेरे पास है पर सब्सटैंशियली तो मैं पोजीशन ही नहीं ले पा रहा हूँ, तो कंट्रोल मेरे पास है ही नहीं, एसेट का डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं हुआ पहला। दूसरा, सब्सटेंस ओवर फॉर्म यहाँ पे नहीं करने दे रहा है, प्रूडेंस भी आपको नहीं करने दे रहा है, तो आइदर प्रूडेंस तो बोल रहा है आप लॉस ही दिखा दो, प्रूडेंस तो सीधा बोल रहा है भैया तुमने जो पैसे दिए उसको तुम दुबत खाता दिखा दो, खत्म ही कर दे रहा होगा। सब्सटेंस ओवर फॉर्म के हिसाब से मैं फिलहाल उसको एसेट तो नहीं, यानी फिक्स एसेट के अंदर तो नहीं दिखा सकता। उल्टा केस अगर मैं वो लेसी के एंगल से बोलूँ, 30 साल से वो बैठा है, कोर्ट केस चल रहा है, अब लग तो रहा है कि कोर्ट केस उसके फेवर में आए, ऐसा लग रहा है, लेकिन वो तो लॉयर जैसा भी बोले जो भी बोले, क्या वो इसे अपने बुक्स में एसेट दिखा सकता है? कंट्रोल उसके पास है, सब्सटैंशियली एसेट उसका है, लीगली भली उसका नहीं हो, सब्सटैंशियली एसेट उसका है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट तो हो ही रहा है क्योंकि बैठा है वहाँ पे, वो दिखा सकता है कि नहीं दिखा सकता? डेफिनेशन में तो बैठ रहा है। अरे क्यों नहीं दिखा सकता, डेफिनेशन में बैठ रहा है ना, क्यों नहीं दिखा सकता? नहीं, बात वो नहीं है कोर्ट केस में, अब हम यहाँ पे एंटिसिपेटेड गेन्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे दूसरी बात हो रही है। चलो ठीक है, एक पॉइंट आपका सही है, सोचने वाली बात है, हाँ एंटिसिपेटेड गेन्स तो आप नहीं दिखा सकते, पर वो इतने सालों से किराया भर रहा है, तो लॉ, अब एग्जैक्ट लॉ की लैंग्वेज में मैं बात नहीं कर पाऊंगा आपसे, पर जनरली लॉ के अंदर में कुछ क्लॉज होते हैं कि एक सर्टेन ईयर्स तक के अगर कोई एक बंदा वहाँ पे है तो ही कैन बी कंसिडर्ड टू बी द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ये प्रूव करना पड़ता है, ये कोर्ट केसेस में प्रूव होता है। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ, ये प्रूव करने वाली बात है, मैं लॉ को आपको बहुत लीगल एंगल को बहुत डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, और भी बहुत सारी बातें होती है इसके अंदर, ठीक है, तो बहुत सारे किराएदार तो जीते भी हैं ऐसा केस कि फाइनली वो जगह फिर उनको मिल गई, ऐसे हुए हैं, आइदर केस हुआ है, तो कोर्ट केसेस पे डिपेंड करता है ना। आज आप मैं अपन अकाउंट्स पढ़ने बैठे हैं, वो अपना सब्जेक्ट मैटर नहीं है, पर हाँ ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ऐसा हुआ है हिस्टोरिकली, हिस्टोरिकली हुआ है, और क्योंकि उसने इतने साल पे किया है ये पैसा, तो एक तरह से आप बोल सकते हैं ना, आपने कोई घर लोन पे लिया, आप ईएमआई भरते जा रहे थे, तो एक पॉइंट पे तो घर आपका हो ही जाता है, तो मैं इसको एंटिसिपेटेड गेन ना मान के उसको ईएमआई भी बोल सकता हूँ, बोलने वाली बात है, सोचने वाली बात है। कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसा भी होगा, जो भी होगा, अभी देखिए आज आप और मैं सिर्फ थियोरेटिकली के एग्जांपल को समझ रहे हैं, हाँ इसमें इफ्स एंड बट्स बहुत सारे, अजम्पशंस बहुत सारे हैं, इकोनॉमिक्स में भी जब आप डिमांड सप्लाई की बात करते हैं तो बहुत सारे अजम्पशंस के दायरे में रह के बात करते हैं, अपन बस एक मान रहे हैं अभी कि हाँ आपकी बात सही है, एंटिसिपेटेड गेन है, पर मैं बोल रहा हूँ यार मैं इतने समय से जो पे कर रहा था मेरे लिए तो ईएमआई है, तो मैं इसे एंटिसिपेटेड गेन के एंगल से क्यों बोलूँ? तो मैं एसेट के डेफिनेशन पे जाऊँ तो हाँ मैं बता सकता हूँ, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है, सब्सटैंशियली एसेट मेरा है, लीगली भले ही मेरा नहीं हो, ठीक है, पॉइंट्स तो सारे के सारे मेरे फेवर में, बस एक पॉइंट है जो मेरे फेवर में नहीं आ रहा है, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, मैं कॉस्ट मेजर ही नहीं कर सकता, तो वो एक रीजन से चलो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मैं एसेट को अपने बुक्स में नहीं दिखा पाऊंगा, या आप जो बोल रहे हैं दूसरे कुछ ऐसे क्लॉजेस है जिसके कारण एंटिसिपेटेड गेन्स के कारण मैं नहीं दिखा पाऊंगा, बट अदरवाइज अगर मैं सिर्फ ये पॉइंट बोलूँ इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एल्स, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, मैं इसकी अकाउंटिंग कर सकता हूँ, ठीक समझ गए? तो कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी को लिखने के लिए ये 3 पॉइंट्स हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़े आगे, अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को अगर हम बदल देते हैं तो क्या करना है, तो अगर वो मटेरियल है, वो मटेरियल है, तो जो भी आपने अमाउंट असर्टेन किया कि भाई चेंज होने के कारण क्या इम्पैक्ट आया उसको मैं डिस्क्लोज करूँगा, और अगर इमटेरियल है तो बस सिर्फ डिस्क्लोज करके खत्म करूँगा, तो क्वांटिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक आएगा अगर असर्टेन हो सकता है और मटेरियल है, और अगर मटेरियल नहीं है या असर्टेन नहीं हो सकता तो सिर्फ डिस्क्लोजर देके खत्म कर देंगे, नॉट असर्टेन, फैक्ट्स टू बी डिस्क्लोज, फैक्ट्स टू बी डिस्क्लोज, ठीक, चलो, तो डिस्क्लोजर ऑफ डेविएशन फ्रॉम फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन से आप डेविएट किए तो अपने को डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, कुछ इलस्ट्रेशंस दिए हुए हैं वो पढ़ लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ प्रशांत लिमिटेड क्लोजिंग इन्वेंट्री इज 31st March 2002 अमाउंट्स टू 1,63,000 FIFO मेथड, company decides to change from FIFO to weighted average,
क्या बोलेंगे, क्या ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में जो आपका कंसिस्टेंसी है आपने उसको मेंटेन नहीं किया। बोल सकता हूँ कि चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी भी एक तरह से, पर हाँ फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में कंसिस्टेंसी आपका मिस आउट हो गया। अब इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। बोले क्या डिस्क्लोज करोगे, तो बोलते हैं पहले तो हमने मेथड चेंज किया, ये डिस्क्लोज करेंगे फीफो से वेटेड एवरेज। दूसरा उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट आगे दिया है, वो पढ़ते हैं। On the basis of weighted average method, the closing inventory on 31st March amounts to 1,47,000. Realizable value on 31st March 2002 is 1,95,000. तो realizable value को फिलहाल जाने देते हैं क्योंकि वो हायर है, इसीलिए जाने देते हैं। पर हाँ क्लोजिंग स्टॉक 163 दिख रहा था फीफो से, वेटेड एवरेज से 147। तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट अगर मैं आपको बोलूं कि क्या है तो आप क्या बोलेंगे, फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या है? 163 से 147 हो गया। पंद्रह या 16,000 16,000 रुपीज़। 16,000 रुपीज़ का फाइनेंशियल इम्पैक्ट है क्या? एक आपने बता दिया मेरे को, मेथड मैंने चेंज किया, डिस्क्लोज किया। दूसरा इम्पैक्ट कितना है, ये इम्पैक्ट से प्रॉफिट बढ़ा या घटा? घटा। आपका प्रॉफिट 16,000 से कम दिख रहा है। दीज आर द 3 पॉइंट दैट यू हैव टू डिस्क्लोज। 1 व्हाट इज द चेंज, 2 व्हाट इज द इम्पैक्ट, 3 इम्पैक्ट ऑन पीएनएल। ठीक, अब देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा है, ये तो पहले तो डिफाइन किया उन्होंने, क्या क्या हुआ फिर। द कंपनीज वैल्यू इट्स इन्वेंट्री एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, सिंस एनआरवी ऑफ ऑल आइटम्स इज ग्रेटर, तो वे हम मेजर कर रहे हैं कॉस्ट पे, ये तो प्राइमरी हो गया कि हमने कॉस्ट पे मेजर किया। In the present year, the company has changed from to weighted average, which reflects better consumption pattern of inventory, better present करता है इसीलिए उसके ऊपर। The change has reduced current profit by 16,000। ये एग्जाम में लिख के आना पड़ेगा। हाँ ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 2-3 मार्क तक के आ सकते हैं, तो ये पूरा का पूरा लिख के आना पड़ता है। हाँ पहले तो भैया क्या बोलता है स्टैंडर्ड, फिर दूसरा क्या मैं दूंगा डिस्क्लोजर, ये 2 बातें लिख के आनी है। ठीक, चलो illustration 2। Jagannath Limited has made a rights issue. In the offer document, it has projected a surplus of 40 crore during the accounting year. The draft results for the year prepared on hitherto policies and presented for perusal to board of directors shows a deficit of 10 crore। अब ये बोलना क्या चाह रहा है, ये बोल रहा है मैंने राइट इशू लाया, तो राइट इशू के समय हमने लोगों को हम एक ड्राफ्ट देते हैं क्योंकि हमारे हिसाब से ये होने वाला है, तो हमने वहाँ पे प्रोजेक्ट किया था कि कंपनी 40 करोड़ का प्रॉफिट कमाएगी, और जब एक्चुअल रिजल्ट्स आए ईयर एंड पे तो 10 करोड़ का लॉस था, डेफिसिट। अब वो बोलते हैं द बोर्ड इन कंसल्टेशन विद मैनेजिंग डायरेक्टर डिसाइडेड द फॉलोइंग। उन्होंने कुछ चीजें डिसाइड की। पहला, वैल्यू ईयर एंड इन्वेंट्री एट 50 करोड़ इंस्टेड ऑफ 30 करोड़, वैल्यू एट वर्क्स कॉस्ट इंस्टेड ऑफ प्राइम कॉस्ट। अब कॉस्टिंग आप पढ़ोगे 2 में, आपका ग्रुप 2। वर्क्स कॉस्ट क्या होता है और प्राइम कॉस्ट क्या होता है? प्राइम कॉस्ट यानी कि मैंने सिर्फ लेबर, मटेरियल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लिए, दैट इज प्राइम कॉस्ट। और वर्क्स कॉस्ट यानी उसमें कुछ ओवरहेड्स भी ऐड होते हैं, तो वो हो जाता है वर्क्स कॉस्ट। तो मैंने क्या किया, इन्वेंट्री की वैल्यू को बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया? कुछ और कॉस्ट को ऐड करके। क्या मैंने कंसिस्टेंसी रखी? नहीं, तो कंसिस्टेंसी गई। क्या मैंने अकाउंटिंग पॉलिसी बदली है? नहीं। हाँ, अब हितरटू वो तो ठीक है, पर आपने फीफो से लीफो, लीफो से फीफो, वेटेड एवरेज ऐसा कुछ किया नहीं, ये पॉलिसी चेंज नहीं है। ये तो भाई मैं जो वैल्यू निकाल रहा था वो वैल्यू में कुछ और खर्चे भी मैंने ऐड कर दिए, तो कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं किया, बात सही है, पर अकाउंटिंग पॉलिसी को मैंने चेंज किया क्या? ऐसा नहीं। डिस्क्लोजर तो देना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, पर ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या नहीं है, पहला वो सवाल है। तो उन्होंने नीचे बोला यू आर आस्क्ड बाय द मैनेजिंग डायरेक्टर टू ड्राफ्ट द नोट्स। तो नोट्स में पहले तो मैं बोलूंगा कि अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है, चेंज करने पे क्या करना पड़ता है, फिर मैं बोलूंगा क्या ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। तो पहला तो इन्वेंट्री की बात करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर एंड इन्वेंट्री हैज बीन वैल्यूड एट फैक्ट्री कॉस्ट अगेंस्ट प्रैक्टिस ऑफ वैल्यूइंग एट प्राइम कॉस्ट। दिस हैज बीन डन टू टेक कॉग्निजेंस of the more capital intensive method of production. As a result of this change, the year end has been valued at 50 crore, which is increased by 20 crore। अब इन्होंने वो नहीं बोला कि ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है या नहीं है, आपको सिर्फ डिस्क्लोजर के बारे में बात कर दी। डिस्क्लोजर क्यों हो रहा है? कंसिस्टेंसी फॉलो नहीं हुई। सेकेंड पॉइंट देख रहे हैं, प्रोवाइड परमानेंट डिमिनिशन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स which has taken place in the past 5 years, provision 10 crore rupees।
10 करोड़ रुपए से हमने वैल्यू डिमिनिश कर दी इन्वेस्टमेंट्स की, ठीक है, बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट्स। तो इससे भी आपके प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आया होगा, उसका भी एक डिस्क्लोजर उन्होंने वहाँ पे देखा है, ठीक। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। XYZ company is engaged in the business of financial services and is undergoing tight liquidity position. फिलहाल आपकी liquidity position खराब है, ऐसा उनका कहना है। Since most of the assets of the company are blocked in various claims, आपके बहुत सारे asset किसी ना किसी claim में blocked है, यानी आप बेच नहीं पा रहे हो। XYZ has accepted an inter-corporate deposit and it is making its effort best to settle the dues. आपने कुछ लोन लेके रखा है, उसको सेटल करना है। There are claims of varied rates. The company has provided interest as per the terms of contract till the due date, and a note of non-provision of interest on the due date to date of repayment was affected in the financial statement. हम provision नहीं कर रहे interest का, क्यों नहीं कर रहे देखते हैं, उनका कुछ होगा। On account of uncertainties existing regarding determination of amount and in the absence of specific legal obligation at present as per the terms of contract, the company considered that these claims are in the nature of claims against the company not acknowledged as debt. तो कुछ ऐसे इंटरेस्ट है, देखो क्या होता है, आप लोन लेते हैं, लोन की एक ड्यू डेट होती है, ड्यू डेट को मैंने रीपे नहीं किया, तो अब ये बोलते हैं ड्यू डेट के बाद जो है उसका काय का इंटरेस्ट, वो तो मैं दूंगा ही नहीं। बोले ये ड्यू डेट था, भले मैंने रीपे नहीं किया, मैं ड्यू डेट के बाद का इंटरेस्ट कैलकुलेट ही क्यों करूं, दिस इज नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। तो उन्होंने वो इंटरेस्ट की अकाउंटिंग ही नहीं की। पॉइंट समझ गए? करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? कौन से कंसेप्ट की बात हो रही है यहाँ? क्योंकि देखो अपन तो अपन ने एक चैप्टर पढ़ा, वो चैप्टर का ही कोई एक हेड है जिसके बारे में अपन लिखेंगे। तो इस चैप्टर में आपने टोटल 6 हेड्स पढ़े, गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, मैं तीसरा फंडामेंटल अकाउंटिंग, अक्रूवल, मटेरियलिटी, प्रूडेंस और सब्सटेंस ओवर फॉर्म। ये कौन से कंसेप्ट की बात हो रही है? सब्सटेंस ओवर फॉर्म तो क्या, ठीक है, लीगल ऑब्लिगेशन के एंगल से बोल तो सकते हैं, पर आपको नहीं लगता बहुत ज़्यादा परफेक्ट इसमें प्रूडेंस है? एंटिसिपेटेड तो है कि ये लॉस आपको भरना पड़ेगा, एंटिसिपेटेड लॉसेस की हम इमीडिएट अकाउंटिंग करते हैं, पर एंटिसिपेटेड गेन्स की नहीं करते। यहाँ तो लॉस की बात हो रही है, इंटरेस्ट देना है, लेने की बात नहीं हो रही, देने की बात हो रही है। तो कायदे से तो अपन उसी पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक। तो वो ज़्यादा बेटर पॉइंट रहेगा रादर देन राइटिंग सब्सटेंस ओवर फॉर्म। तो रिकॉग्नाइजेस प्रूडेंस एज वन ऑफ द मेजर कंसिडरेशन फॉर सिलेक्शन। फिर वो क्या होता है, अप्रूवल के बेसिस पे आपने इंटरेस्ट की भी अकाउंटिंग कर लेना चाहिए, वही सारी की सारी बातें यहाँ पे बोली गई, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर कंसिडरेशन इन सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी? जिसमें से कौन सा मेजर नहीं है फॉर सिलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसी? अपन ने 3 तो पकड़े ही थे, कैसे कर रहे हो? कौन से 3 थे जो अपन ने पढ़े थे जो रहना ही चाहिए? पॉलिसी बनाने में जरूरी नहीं है ना? अरे जरूरी है ना बाबा, तो कंपैरेबिलिटी तो बहुत जरूरी है, मटेरियलिटी भी जरूरी है। देखो हमने अकाउंटिंग पॉलिसी का जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर के अंदर पहले तो ये आए फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस, फिर हम लोग आए कि पॉलिसी कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो पॉलिसी सिलेक्ट करने के अंदर में हम लोगों ने देखे 3 पॉइंट्स। कौन से 3 पॉइंट्स? पहला देखा प्रूडेंस, ठीक है, दूसरा देखा सब्सटेंस ओवर फॉर्म, तीसरा देखा मटेरियलिटी। कि भाई मेरे को कोई भी पॉलिसी सिलेक्ट करना है तो मेरे को ये 3 पॉइंट ध्यान में रखना है। अब यहाँ जब मैं ये क्वेश्चन देख रहा हूँ तो ये क्वेश्चन के अंदर में वो किस चीज की बात कर रहा है, इनमें से क्या नहीं है कंसिडरेशन फॉर सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज? कंपेरेबिलिटी नहीं है, बाकी 3 तो है ही ना बाबा। एक है, ये तो बेसिक है, अक्रूवल, गोइंग कंसर्न और कंसिस्टेंसी, ये 3 तो कंपलसरी है, ठीक। इनके लिए कोई अकाउंटिंग पॉलिसी है नहीं, ये तो आपने नहीं फॉलो किया तो डिस्क्लोज करेंगे हम। बाकी डिस्क्लोज क्या करेंगे ये डिसाइड करेंगे 3 पॉइंट्स पे। हाँ वो डिसाइड करेंगे 3 पॉइंट्स पे, ये टोटल 6 याद रखना है। पहले 3 तो नहीं फॉलो हुए तो डिस्क्लोज करना है, बचे हुए 3 ये 3 के बेसिस पे डिसाइड करो क्या 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 डिस्क्लोजर देना है, यानी इन सब के तो देना ही है। हाँ, adoption of different accounting policies by different companies operating in same industry affects the qualitative characteristic the most। इनमें से कौन सा वाला क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक सबसे ज्यादा इंपैक्ट होता होगा अगर एक ही इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसीज अलग अलग कंपनीज फॉलो कर रही है? कंपेरेबिलिटी। which of the following would not be correct
not be correct in relation with disclosures to be made in financial statements after making any change in accounting policy. Any change in accounting policy which has material effect should be disclosed. जिसका material effect है वो देना. Amount by which an item in financial statement is affected by such change should be disclosed to the extent ascertainable. Where such amount is not ascertainable, wholly or part of the fact should be disclosed. आप ascertain कर सकते हो तो वो बता दो, नहीं कर सकते हो तो वो बता दो. If a change is made in accounting policy which has no material effect on the financial statement, but which has reasonably expected to have a material effect later, the fact should be disclosed. Future में शायद हो सकता है material हो, इसलिए इसका disclosure देना चाहिए. If a change in accounting policy has a material effect on financial statement of current year and is reasonably expected to have material effect in later period, the fact that such change should be appropriately disclosed only in later period next to the year in which the change is adopted. ये गलत है, अपन डी मान रहे हैं, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. चलो अब अपन देख लेते हैं ए नहीं बी ए और डी है ना, बी ए डी. चलो ठीक है. अब कायदे से अपन ने कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करना चाहिए पर अभी नहीं करते, अभी अपन छोड़ देते हैं इनको. थियोरेटिकल तो नहीं, ये प्रैक्टिकल वाला जो क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड खत्म हो गया. तो बहुत बहुत बेसिक है क्योंकि अपन ने फ्रेमवर्क इतना डिटेल में पढ़ा, ये फ्रेमवर्क के बारे में ही बात कर रहा था और कुछ भी नहीं था. एक स्टैंडर्ड खत्म हो गया. अब अगला जो है AS2 ये चलेगा लंबा, इन्वेंट्री वाला. ठीक है, वो वैल्यूएशन वाला है. तो चलो कल से फिर उसी को शुरू करते हैं. 2 दिन 3 दिन नहीं 2 दिन. बिल्कुल ठीक है, ट्राई करके देख लीजिए. 8 वाला मेरे हिसाब से तो हो जाना चाहिए आपको, पर पहले मैंने जो होमवर्क आपको पिछले चैप्टर के क्वेश्चंस दिए हैं पहले तो वही करना. 3 क्वेश्चंस है उसके अंदर में, 3 भी नहीं है, एक ही है एक्चुअली. जो गोइंग कंसर्न वाला है वो इम्पोर्टेंट है बस, वो इम्पोर्टेंट है बस और कुछ नहीं. बिल्कुल. कोई डाउट नहीं? मैं इन्वेंट्री रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ.